हेलो दोस्तों, अभी ये सेशन में हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी एमसीक्यूज जो है आईसीएआई ने अपने मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपी में दिए थे उसको हम क्या करेंगे, फटाफट से पूरा रिवाइज करने वाले। ठीक है, तो मतलब पूरे के पूरे एमसीक्यूज हम सॉल्व करके देखेंगे, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज एज वेल एज इंडिविजुअल एमसीक्यूज, और पूरे के पूरे जो भी कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करने में वो मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा। ठीक है, एंड कैसे आपने केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज को टैकल करना है एग्जाम में भी, वो भी पूरी टिप्स वगैरह मैं आपको देने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो देखा गया वो क्या हो रहा है कि कॉस्टिंग के पेपर में भी एज वेल एज एडवांस अकाउंट्स के पेपर में भी स्टूडेंट को क्या था, बहुत दिक्कत आई थी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने में। ठीक है, या तो जम ही नहीं रहते सॉल्व करते, या फिर जम रहे थे बट टाइम ज्यादा लग रहा था। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पूरा कि कैसे आपने केस स्टडी को पूरा पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है, पॉइंट्स को कैसे आप हाईलाइट करोगे और बाद में उसके ऊपर से बेस्ड फटाफट से कैसे उसको पूरे क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, चलो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एमटीपी 2 से। ठीक है, तो मॉक टेस्ट पेपर 2 में जो केस सिनेरियो पूछा है आईसीएआई ने, ठीक है, उसको देखो फटाफट से रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, टियागो लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनी है टियागो लिमिटेड वो क्या है, ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी, मतलब उसमें कुछ भी डेट वगैरह नहीं है। आगे, देयर हैज बीन अ सर्ज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स ड्यू टू राइजिंग ऑयल प्राइसेस। Company was established 5 years ago with an initial capital of rupees 10 lakh and since then it has raised funds by IPO taking the total bid of capital to rupees 1 crore comprising of fully paid up equity shares of face value rupees 10 each। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ पर कि जो कंपनी वो इनकॉर्पोरेट आज से 5 साल पहले हुई थी। ठीक है, तब उसका पेड अप कैपिटल कितना था, 10 लाख था, बट आज की तारीख में उसका टोटल पेड अप कैपिटल कितना है, 1 करोड़ है। ठीक है, एंड फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर कितना है, 10 रुपए का। तो अगर मैं आपको पूछता हूँ कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने कंपनी के, तो कितना रहेगा, 1 करोड़ डिवाइड बाय 10, कितना रहेगा, 10 लाख रहेगा। ओके, आगे देखना, और ये जो चीजें आगे काम आ सकती है इसको हाईलाइट कर लेते हैं। टोटल पेड अप कैपिटल कितना आज की तारीख में, 1 करोड़ है, एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है, 10 रुपए का। आगे रीड कर रहे हैं, अब देखो, दी कंपनी करंटली हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स ऑफ रुपीस 60 लाख। ठीक है, और आज की तारीख में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स है, ठीक है, कंपनी का कितना है, 60 लाख। आप ये बोल सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 60 लाख। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि कंपनी का पूरा मिला के शेयर होल्डर्स फंड कितना है, इक्विटी कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 1 करोड़ प्लस 60 लाख, यानी कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 60 लाख। ठीक है, आगे रीड करना, दी कंपनी हैज बीन फॉलोइंग कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी ऑफ 40% ऑफ अर्निंग्स। The retained earnings by company are going to provide a return on equity of 20%। तो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 40% और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 20%। तो आप बताओ क्या चीज आप इससे निकाल सकते हो। आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो पता है तो आप रिटेंशन रेशियो निकाल पाओगे। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है तो रिटेंशन रेशियो कितना रहेगा, 60% रहेगा। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपके पास है तो आप ग्रोथ रेट इजीली निकाल सकते हो। ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, बी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, तो क्या होगा, 60% मल्टीप्लाइड बाय 20%। ठीक है, वो करने पे क्या आएगा, आपका 12% आएगा, तो ग्रोथ रेट कितना आ जाएगा, 12%। ओके, आगे काम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट एक बार हमने जो रीड किया था उससे क्या चीज निकल सकती थी, हमने निकाल दिया है। ओके, इसको देखो एक बार हाईलाइट कर लेते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 40% का है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 20% का है, और से हमने जो ग्रोथ रेट है वो कितना निकाला, 12% का निकाला। ध्यान में आ गया ना सभी को, ग्रोथ रेट 12% कैसे आ रहा है। रिटेंशन रेशियो कितना है, 60% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 20% है। 60% को आप 0.6 लिख सकते हो। ठीक है, तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, बी मल्टीप्लाइड बाय आर, तो बी की जगह 0.6 लिख दो, आर की जगह 20% लिख दो, तो 0.6 मल्टीप्लाइड 20% करने पे क्या होगा, 12% आएगा। ओके, आगे देखना, The current EPS is estimated as rupees 20 and prevailing PE ratio on the share of company is 15 times। ठीक है, तो करंट अर्निंग्स पर शेयर कितना है, 20 है, एंड PE रेशियो कितना है, 15 टाइम्स है। हम क्या चीज निकाल सकते हैं बताना इससे, मार्केट प्राइस पर शेयर जो एट ए टाइम टी इक्वल टू 0, मतलब आज की तारीख में कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना है वो हम निकाल सकते हैं। क्या रहेगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 15, कितना आ जाएगा, 300। ओके, तो हमने एक और चीज निकाल ली, कंपनी का शेयर प्राइस एट टाइम टी इक्वल टू 0 कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। ठीक है, आप एकदम इजीली निकाल सकते हो ना। यहाँ पर मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलेगा, कभी भी आप क्या करोगे, अर्निंग्स पर शेयर को मल्टीप्लाई कर दो पी रेशियो से, तो उससे निकल के आ जाएगा, वही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, आगे देखना, द कंपनी वांट्स टू एक्सपांड इट्स कैपिटल बेस बाय रेजिंग एडिशनल फंड्स बाय वे ऑफ डेट प्रेफरेंस एंड इक्विटी मिक्स। कंपनी रिक्वायर्स एन एडिशनल फंड ऑफ 120 lakhs। द टारगेट रेशियो ऑफ ओन्ड टू बोरोड फंड्स इज 4:1 पोस्ट द फंड रेजिंग एक्टिविटी, और कैपिटल गियरिंग इज टू बी कैप्ट एट 0.4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया, कंपनी को कुछ एक्सपेंशन वगैरह करना होगा, उसके लिए उसको फंड्स की जरूरत है, और कितना फंड्स रेज करना है उसको, 120 लाख रुपीस का फंड्स रेज करना है। ठीक है, कैसे रेज कर रही हो, डेट इक्विटी और प्रेफरेंस के मिक्स से रेज कर रही है। ठीक है, एंड क्या चीज बोल रखा है कि फंड रेज करने के बाद कंपनी का जो ओन्ड टू बोरोड फंड्स का रेशियो क्या रहना चाहिए, 4:1 रहना चाहिए, एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो जो कितना रखना है, 0.4 रखना है। ठीक है, चलो इसको भी देखो हाईलाइट कर लेते हैं। कंपनी को 120 लाख रुपीस का फंड रेज करना है, एंड ओन्ड टू बोरोड फंड्स का रेशियो जो 4:1 चाहिए। ठीक है, और कैपिटल गियरिंग रेशियो जो कितना चाहिए, 0.4 टाइम्स चाहिए। आगे देखना, एग्जिस्टिंग डेट मार्केट्स आर अंडर प्रेशर ड्यू टू ऑनगोइंग आरबीआई एक्शन ऑन एनपीएस ऑफ द कमर्शियल बैंक। Due to challenges in raising the debt funds, the company will have to offer rupees 100 face value debentures at an attractive yield of 9.5% and a coupon rate of 8% to the investors. Issue expenses will amount to 4% of the proceeds. तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है देखना कि कमर्शियल बैंक वगैरह से लोन लेना अभी क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन दिया कि आरबीआई का कुछ एक्शन वगैरह चालू है, ठीक है, ऑन एनपीएस ऑफ द कमर्शियल बैंक, इस वजह से कमर्शियल बैंक वगैरह के पास से लोन लेने में अभी दिक्कत आएगी। इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने पड़ रहे हैं। ठीक है, खुद को क्या करना पड़ रहा है, कंपनी को डिबेंचर्स इशू करना पड़ रहा है। ठीक है, और जो डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी उसका फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज है, एंड साथ में और क्या बोला है, यील्ड टू मैच्योरिटी दिया कितना है, 9.5% है, कूपन रेट कितना है, 8%। ठीक है, और क्या चीज दिया है कि कंपनी जब डिबेंचर इशू कर रही है तो उसको जो इशू एक्सपेंसेस लग रहे हो कितना है, 4% ऑफ द प्रोसीड्स। ठीक है,
ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है ना, ठीक है, ये क्या चीज के लिए काम में आएगा कि कंपनी अभी जो डिबेंचर इश्यू कर रही है तो उसका इश्यू प्राइस क्या रहेगा, ठीक है, वो आप इधर से निकाल पाओगे। ओके, आप क्या करोगे कि हर साल के साल कंपनी को एक डिबेंचर के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो आप निकाल लो, ठीक है, उसका क्या होगा, एन्यूटी बनेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, और आखिरी में जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी तो रिडेम्पशन वैल्यू देना पड़ेगा, उसका भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा, इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। बट अभी भी एक चीज मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है, हमें ये नहीं पता कि कंपनी जो डिबेंचर्स इश्यू कर रही है, ठीक है, उसका टेन्योर क्या रहेगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा, वो आपको दिया नहीं है, अभी तक तो नहीं दिया, हो सकता है आगे इंफॉर्मेशन दे दे उसका भी, ठीक है। इसको भी देखो, जो भी पार्ट यहां पर इंपॉर्टेंट था उसको हाईलाइट कर लेते हैं कि फेस वैल्यू पर डिबेंचर कितना है 100 रुपए, यील्ड टू मैच्योरिटी कितना 9.5%, कूपन रेट कितना है 8% और इश्यू एक्सपेंसेस कितना है 4% ऑफ दी प्रोसीड्स, ठीक है। हमें टेन्योर चाहिए रहेगा, अगर हमें टेन्योर मिल जाता है तो हम इजीली इश्यू प्राइस जो है डिबेंचर का निकाल सकते हैं। ओके, आगे देखना, द प्रेफरेंस शेयर्स विल हैव अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 ईच, ऑफरिंग अ डिविडेंड रेट ऑफ 10%. द प्रेफरेंस शेयर्स विल बी इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% and redeemed at a premium of 10% after 10 years at the same time at which debentures will be redeemed, ठीक है। तो क्या दिया है, कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है, वो कितना टाइम पीरियड के लिए इशू कर रही है, 10 साल के लिए इशू कर रही है, और यहां पर क्लियरली क्या लिख के दे दिया कि इतने टाइम पीरियड के लिए कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर्स भी इशू कर रही है, ठीक है, क्योंकि यही दिया है ना कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कब होगा, 10 साल के बाद होगा, और क्या लिखा है कि तभी क्या होने वाला है, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि डिबेंचर्स जो कंपनी इशू कर रही है उसका भी मैच्योरिटी कब होगा, 10 साल के बाद आएगा, मतलब उसका भी टेन्योर क्या 10 ईयर्स है, ठीक है। तो यहां पर हमें डिबेंचर्स का जो टेन्योर है वो मिल गया, कितना है, 10 ईयर्स का है, ठीक है। और एक चीज अभी भी देखो मिसिंग है कि रिडेम्पशन वैल्यू कितना है, डिबेंचर्स का वो आपको दिया नहीं था, तो आप क्या करोगे, वो अज्यूम करोगे कि रिडेम्पशन वैल्यू कितना रहेगा, फेस वैल्यू के बराबर रहेगा, ठीक है। कंपनी जो डिबेंचर्स इशू कर रही है, ठीक है, इसको जब कंपनी अब 10 साल के बाद रिडीम करेगी ना, ठीक है, तो रिडेम्पशन वैल्यू उसका देना चाहिए था, बट नहीं दिया है, तो आप क्या मानोगे कि डिबेंचर्स का रिडेम्पशन क्या होगा, फेस वैल्यू पे होगा। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या दिया कि प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी इशू कर रही है, ठीक है, तो फेस वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर कितना है, 1000 रुपए का है। कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है, तो प्रीमियम पे इशू कर रही है 5% के, और जब कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करेगी तो वो भी क्या करेगी, प्रीमियम पे करेगी 10% की, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स का टेन्योर भी कितना है, 10 ईयर्स का है, और क्या दिया है, डिविडेंड रेट जो है प्रेफरेंस शेयर्स पे वो कितना है, 10% का है, ठीक है। इसको देखो पूरा हाईलाइट कर लेते हैं कि फेस वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर कितना है 1000, डिविडेंड का रेट कितना है 10%, प्रेफरेंस शेयर जो इशू किए जा रहे हो 5% प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं, और रिडेम्पशन क्या होगा 10% प्रीमियम पे होगा, एंड टेन्योर कितना है 10 साल का, ठीक है। आगे देखना, the CFO of the company is evaluating a new battery technology to invest the above raised money. The technology is expected to have a life of 7 years. It will generate after tax marginal operating cash flow of ₹25 lakh per annum. Assume marginal tax rate to be 27%. कंपनी जो 120 लाख रुपीस का फंड रेज कर रही है उससे क्या होगा, कंपनी क्या कर रही है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है किसका, ऐसी नई बैटरी टेक्नोलॉजी वगैरह क्या कर रही है, बनाना स्टार्ट करेगी, जिससे क्या होगा कि ज्यादा माइलेज वगैरह मिल जाए वगैरह वो सब चीज, ठीक है। हमें उससे मतलब नहीं है कि वो फंड्स 120 लाख रुपीस का जो फंड रेज कर रही है कहाँ पे लगा रही है, बस उसने बता दिया कि क्या कर रही है, न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी का जो प्रोजेक्ट है उसमें पैसा लगाने का सोच रही है कंपनी। ओके, अब और क्या बोल रखा है कि वो जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का सोच रही है उस प्रोजेक्ट का जो लाइफ हो कितना है 7 ईयर्स का है, एंड क्या होगा, हर साल के साल, ठीक है, हम जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगे उससे कितना रहेगा, 25 लाख रुपीस का रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और आपको क्या दिया है, मार्जिन टैक्स रेट दिया कितना है, 27% का है। ओके, तो ये क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाली चीज और उसने यहां पर डाल दी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि केस स्टडी में कितने पॉइंट्स उसने दे दी है, ठीक है। तो यहां पर भी जो जो चीज काम की उसको देखो हाईलाइट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट का जो लाइफ है कितना रहेगा, 7 ईयर्स है, एंड आफ्टर टैक्स मार्जिनल ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना रहेगा, 25 लाख रुपीस पर एनम रहेगा, एंड टैक्स रेट कितना है 27%, ठीक है। ये स्टडी बहुत बढ़िया पूछी है, एंड इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी अच्छी पूछे रहेंगे, ठीक है। एंड यहां पर देखना जो क्वेश्चंस वो पूछ सकता है वो क्या क्या है, हमने जो रीड किया उससे क्या क्या चीज समझ में आ रहा था। यहां पर देखो क्या कर सकता है, आपको इक्विटी शेयर का कॉस्ट निकालने को पूछ सकता है, क्योंकि इक्विटी शेयर का कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मुला क्या यूज में लेते हैं हम, D1/P0 + D, ठीक है। ग्रोथ रेट तो हमने निकाल ही लिया था, P0 भी हमने निकाल लिया था, डिविडेंड जो है एट टाइम T=1, एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट टाइम T=1 वो भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली नहीं दिया है क्वेश्चन बट निकाल पाओगे। ओके, यहां पर हो सकता है वो आपको एक क्वेश्चन किसका पूछ ले कि इक्विटी शेयर का जो कॉस्ट निकाल के बताओ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के बताओ, मतलब वही। उसके बाद में एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये वाले पैराग्राफ पे क्या होगा, वो क्या पूछ सकता है आपको, इश्यू प्राइस जो है डिबेंचर का वो निकाल के बता दो। ओके, फिर क्या करेगा, एक क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है वो कि आपको पूछ लेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है, ठीक है, उसका कॉस्ट निकाल के बताओ, ठीक है। ये जो डेटा दे रखा है पूरा यहाँ पर, उससे क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट भी निकल जाए। और क्या होगा, आपको डिबेंचर्स का कॉस्ट भी पूछ सकता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स जो वो भी निकालने को बोल सकता है। साथ ही में क्या होगा कि वो जो 120 लाख रुपीस का फंड रेज कर रही है कंपनी, उसके लिए उसका पूरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना रहेगा, ठीक है, वो भी वो पूछ सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए वो भी आपको पूछ सकता है। ओके, प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए वो भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो यहां पर बहुत सारे बन सकते हैं, देखते हैं उसने क्या क्या पूछा है। ओके, पहला क्वेश्चन देखना क्या है यहां पर, Which of the following is the best estimate of cost of equity for Tiago Limited, ठीक है। देख लो पहला क्वेश्चन क्या पूछ लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के बताओ, ठीक है। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है आप इजीली इसको बना पाओगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, D1/P0 + G। जी हमें पता है, ग्रोथ रेट कितना है 12% है, P0 भी हमें पता है कितना है 300, D1 कितना रहेगा, तो D1 निकालने के लिए पहले चाहिए D0। ओके, तो D0 कैसे निकालोगे, देखो आपको करंट अर्निंग्स पर शेयर पता है, आपको करंट अर्निंग्स पर शेयर पता है कितना है 20 है, एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो भी पता है आपको कितना है 40% है। तो आप बताना
डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्या रहेगा आपका करंट अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 40% यानी कितना होगा 8 रुपए आ जाएगा, ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0, या फिर आप ऐसा बोल दो करंट डिविडेंड पर शेयर कितना रहेगा 8 रुपए का रहेगा। समझ में आ गया ये चीज, ओके, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 40%, ये करने में कितना हो रहा है 8 रुपए आ रहा है, ठीक है, तो D1 क्या रहेगा बताओ, D1 क्या रहेगा, D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G, ठीक है, 12% से बढ़ा दो, आपका जो डिविडेंड पर शेयर आया था टाइम टी इक्वल्स टू 0 उसको क्या करो 12% से बढ़ा दो, 12% से क्यों बढ़ा रहे हैं क्योंकि ग्रोथ रेट हमारा कितना आया था 12% आया था, ओके, तो D1 कितना आ जाएगा देख लो, D1 कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 12%, 12% को डेसिमल में क्या लिखोगे 0.12, तो 1 प्लस 0.12 कितना होगा 1.12, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 कितना होगा 8.96 आ जाएगा, ठीक है, D1 कितना हो गया 8.96, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो आपका आंसर भी आ जाएगा 8.96 डिवाइडेड बाय 300 प्लस ग्रोथ रेट 12%, डेसिमल में क्या बोलोगे 0.12, ठीक है, कर लो फटाफट से, तो 8.96 डिवाइडेड बाय 300 ये जो आया है इसमें ऐड कर दो 0.12, तो जब आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो यार है 0.1499, ठीक है, ये तो डेसिमल्स में आया, परसेंटेज में चाहिए तो क्या होगा 14.99%, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो क्या होगा 14.99%, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन जो इसको रीड करना, Which of the following is the most accurate measure of issue price of debentures, पूछ लिया उसने, ठीक है, इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स पूछ लिया, इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स जो है कैसे निकालेंगे देखना, मैंने ऑलरेडी आपको जब केस स्टडी पढ़ रहे थे तभी बता दिया था कि इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स हम कैसे निकालेंगे कि कंपनी को हर साल के एंड में जो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, उसका प्रेजेंट वैल्यू पूरा कर लेंगे तो एन्युटी बनेगी ना, ठीक है, हर साल के एंड में आपको इंटरेस्ट का पैसा देना पड़ेगा तो एन्युटी बनेगी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कर लोगे इसका, और क्या होगा आखिरी में जब डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो रिडेम्पशन वैल्यू देना पड़ेगा, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को ऐड कर देंगे, इश्यू प्राइस जो डिबेंचर का निकल के आ जाएगा, ओके, तो यहां पर कंपनी जो डिबेंचर्स इश्यू कर रही है उसका टेन्योर क्या है 10 इयर्स है, मतलब इंटरेस्ट कितनी बार देना पड़ेगा 10 बार देना पड़ेगा, ओके, और इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा एक डिबेंचर के पीछे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैसे निकालोगे, फेस वैल्यू पर डिबेंचर कितना है, फेस वैल्यू पर डिबेंचर है 100 रुपए एंड कूपन रेट कितना है 8%, तो फेस आपका इंटरेस्ट जो है एक डिबेंचर के पीछे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्या होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 8%, यानी कितना होगा 8 रुपए आ जाएगा, ठीक है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 8%, तो क्या हो रहा है 8 रुपए आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर देखो जो हमें 10 साल तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, हर साल के एंड में इंटरेस्ट हम देंगे ना 8 रुपए का, क्या करेंगे हम 10 साल तक देंगे तो एन्युटी बनेगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे देखना 8 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर डिस्काउंटिंग रेट क्या रहेगा जो यील्ड टू मैच्योरिटी है, ठीक है, कितना था 9.5%, ठीक है, कॉमा 10, ओके, एंड रिडेम्पशन वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया नहीं था तो मैंने आपको क्या बोला था जब भी आपको रिडेम्पशन वैल्यू दिया नहीं होता है तो आप क्या मानोगे रिडेम्पशन वैल्यू क्या है फेस वैल्यू के बराबर, तो फेस वैल्यू कितना है 100, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर कितना, डिस्काउंटिंग रेट यहां पे भी कितना 9.5%, कॉमा 10, ठीक है, बस इसको कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, करो फटाफट से बताओ क्या आ रहा है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 9.5%, कॉमा 10, कैलकुलेटर में निकालो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.095 इक्वल्स टू बटन प्रेस करो 10 बार, ठीक है, मतलब या फिर स्टेप नंबर 12 तक वैसे ध्यान में रखो कि स्टेप नंबर 12 तक आपको क्या करना है इक्वल्स टू बटन प्रेस करना है, स्टेप नंबर 12 तक क्यों, यहां पर जो नंबर लिखा होता है उससे 2 ज्यादा, ठीक है, तो यहां पर 10 लिखा है ना तो 10 प्लस 2 करने पे क्या होगा 12, तो इक्वल्स टू बटन आप कब तक प्रेस करोगे स्टेप नंबर 12 तक, स्टेप कहां पे लिखी आती है कैलकुलेटर की, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है कैलकुलेटर का उसके टॉप इसमें लिखा होता है, ठीक है, ऊपर के साइड में लिखा होता है, ठीक है, वहां पे स्टेप्स लिख के आती है, तो हमने इक्वल्स टू बटन प्रेस कर दिया स्टेप नंबर 12 तक, बाद में जीटी का बटन प्रेस कर दो, ग्रॉस टोटल का बटन क्या आ रहा है 6.2787 समथिंग आ रहा है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, ठीक है, या फिर देखो मैं यहां पे लिख देता हूं 6.2787 ये आपका आ रहा था, ओके, ठीक है कि नहीं, या फिर अगर आपको ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो राउंडिंग ऑफ करके लिख दे रहा हूं 6.2788, ओके, ठीक है, प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 9.5%, कॉमा 10 क्या होगा, जीटी का बटन प्रेस करने के पहले जो कैलकुलेटर पे फिगर आई थी वो वाली चीज, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.095 इक्वल्स टू का बटन प्रेस करो, ठीक है, स्टेप नंबर 12 तक क्या आ रहा है 0.4035 आ रहा है 0.4035, ठीक है, कर लो 8 मल्टीप्लाइड बाय 6.2788 क्या आ रहा है 50.23 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.4035 तो क्या होगा 40.35, दोनों को ऐड करना फटाफट से, तो 40.35 प्लस 50.23 कितना हो गया 90.58, ठीक है, चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, Which of the following is the best estimate of cost of debentures to be issued by the company? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आपको निकालना है और क्लियरली उसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, मतलब जो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, उसको आपको यूज में लेना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है बताओ फटाफट से बताओ, फॉर्मूला क्या रहता है, आपको जब भी कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला यूज में लेते हो, इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय जो भी टेन्योर है वो होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कर लो, बस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ओके, तो बताना इंटरेस्ट क्या था, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, इंटरेस्ट क्या था, एक डिबेंचर के पीछे कितना इंटरेस्ट देना है 8 रुपए का इंटरेस्ट देना है, आई की जगह 8 लिख दो मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट, टी मतलब क्या होता है टैक्स रेट, तो टैक्स रेट कितना है यहाँ पर 27% है, 27% को आप डेसिमल में कितना लिखोगे 0.27, ठीक है, तो 1 माइनस 0.27
प्लस रिडेम्पशन वैल्यू आपको दिया नहीं था क्वेश्चन में, तो हम क्या कर रहे थे, अज्यूम कर रहे थे रिडेम्पशन वैल्यू क्या फेस वैल्यू के बराबर रहेगा, तो 100 लिख दो ना, माइनस एनपी मतलब क्या होता है, नेट प्रोसीड्स। अब नेट प्रोसीड्स क्या होगा, नेट प्रोसीड्स अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि 90.58 होगा तो गलत हो जाएगा, वो इश्यू प्राइस है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में क्लियरली बोला था आपको कि जब कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर रही है तो उसको इश्यू एक्सपेंसेस लग रहे हैं कितना, 4% ऑफ द प्रोसीड्स का, ठीक है। तो क्या होगा, कंपनी जब डिबेंचर इश्यू करेगी तो उसको पूरा 90.58 रुपीज नहीं मिलेंगे, क्या होगा, 4% कट के मिलेगा, ओके। तो क्या होगा, 90.58 में से क्या करो, 4% कम कर दो, कितना आ रहा है, 86.96 आ रहा है। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो 86.96 आ रहा है, ओके। तो 90.58 में से क्या करना था आपको, 4% कम करना था, तो 100 माइनस 86.96 डिवाइडेड बाय टेन्योर क्या था, 10 साल का, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 86.96 डिवाइडेड बाय 2, फटाफट से कर लो। तो 1 माइनस 0.27 ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो ये आ रहा है 5.84 प्लस 100 माइनस 86.96 करना, ये जो आया उसको डिवाइड कर दो 10 से, तो ये आ रहा है 1.304 होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या कहते हैं 100 प्लस 86.96 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है 93.48, फटाफट से करो। तो 5.84 प्लस 1.304 ये आ रहा है 7.144, 7.144 डिवाइडेड बाय 93.48 कर लो, 7.144 डिवाइडेड बाय 93.48, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये आपका आ गया 0.0764, ठीक है। परसेंटेज टर्म्स में चाहिए तो क्या होगा 7.64%, ठीक है। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर ए 7.64%, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप सॉल्व कब कर पाओगे, जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया तभी आप क्वेश्चन नंबर 3 बना पाओगे, वरना आपका हो ही नहीं पाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आपको नेट प्रोसीड्स लग रहा है, ठीक है। और नेट प्रोसीड्स आप कैसे निकाल रहे थे, जो आपका इश्यू प्राइस आया था सेकंड वाले पार्ट में उसमें से आप क्या कर रहे थे, जो इश्यू एक्सपेंसेस थे वो लेस कर रहे थे, ठीक है। इसके लिए सेकंड वाले पार्ट का आना जरूरी था, ओके। चलो फोर्थ वाला जो है रीड करना क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या रीड करो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर्स यूजिंग एप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। अब क्या पूछ लिया, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर्स, सिंपल है, फॉर्मूला पता होना चाहिए यहां पर भी। तो बताओ कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, आई की जगह क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड लिखेंगे, और 1 माइनस टैक्स रेट यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। क्या होगा देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है वो निकाल लो आप, तो फेस वैल्यू पर प्रेफरेंस कितना है 1000 एंड डिविडेंड का रेट कितना है 10%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना रहेगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, यानी कितना होगा 100 आएगा, ठीक है। लिख दे रहे देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह 100 लिख रहे हैं, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितना रहेगा, यहां पर क्लियरली दिया था कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या करेंगे 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो 1000 प्लस 10% कर दो, ठीक है। तो 1000 प्लस 10% करने पे क्या होगा 1100 आएगा, यहां पर रिडेम्पशन वैल्यू कितना है 1100 है, माइनस नेट प्रोसीड्स जो है, नेट प्रोसीड्स कैसे निकालोगे आप, जो भी इश्यू प्राइस रहेगा प्रेफरेंस शेयर का उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट जो है, इश्यू एक्सपेंसेस जो लेस करना होता है, ठीक है। तो यहां पर देखना क्या दिया था कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हम क्या कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, एंड प्रेफरेंस शेयर्स जब हम इश्यू कर रहे हैं तब कुछ भी इश्यू एक्सपेंसेस फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह कुछ दिया है कि आपको नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे कि जो इश्यू प्राइस है वही क्या रहेगा नेट प्रोसीड्स रहेगा प्रेफरेंस शेयर के केस में, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा 1000 में क्या करो सिर्फ 5% आप ऐड कर देना, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या करें 5% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी इश्यू एक्सपेंसेस वगैरह नहीं है, तो जो आपका इश्यू प्राइस आएगा प्रेफरेंस शेयर्स का वही क्या रहेगा नेट प्रोसीड्स भी रहने वाला है। तो 1000 में जो है 5% आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1050, ठीक है। एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी हमने कितने टाइम पीरियड के लिए इश्यू किए 10 साल के, तो डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइड बाय 1100 प्लस 1050 डिवाइड बाय 2, फटाफट से करना। तो 100 प्लस 1100 माइनस 1050 कितना होगा 50, एंड 50 डिवाइड बाय 10 कितना होगा 5, ओके। डिवाइड बाय 1100 प्लस 1050 ये जो आ रहा है इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना हो गया 1075 कर लो, और बताओ क्या आ रहा है, तो 105 डिवाइडेड बाय 1075, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक जब आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या आ रहा है 0.0977 आ रहा है, ये 0.0977, तो परसेंटेज टर्म्स में चाहिए तो क्या होगा मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो कितना होगा 9.77%, ठीक है, दैट इज 9.77%, क्लियर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, समझ में आ गया। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो इसको फटाफट से रीड करो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मार्जिनल कैपिटल टू बी रेज्ड, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्या पूछ रहा है आपको कि कंपनी जो 120 लाख रुपीस का फंड्स रेज कर रही है, ठीक है, उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगा, ठीक है। तो आपको देखो ऑलरेडी क्या क्या चीजें पता है, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो पता है, आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी है, आपके पास कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें वेट ऑफ डिबेंचर्स चाहिए, वेट ऑफ प्रेफरेंस चाहिए और वेट ऑफ इक्विटी चाहिए। अगर वो हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे उसका वेटेड एवरेज निकाल लेंगे और वही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा, ठीक है। बट उसके लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज में लेनी पड़ेगी वो देखो कहां से पता चल रहा है, जो आपका पहला पैराग्राफ था, ठीक है, उसकी आखिरी की जो 3 लाइन थी, ठीक है, वो आपको यूज में लेना पड़ेगा। ये जो उसने दिया था ना आखिरी की 3 लाइन, वो यहां पर आप यूज में लोगे। उसने बोला था कि फंड रेज करने के बाद कंपनी का जो
ओन्ड टू बोरोड फंड्स का रेशियो 4:1 होना चाहिए। और साथ ही में उसने एक और चीज बोला था कि कैपिटल गियरिंग जो है 0.4 टाइम्स रहना चाहिए। ठीक है, इसको बस यहां पर हम यूज में लेंगे और देखना हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो वगैरह के फॉर्मूले पता रहने चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए क्या है, फिर से रेशियो एनालिसिस में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला वगैरह, तो आपको पता रहना चाहिए। तो बढ़िया केस स्टडी थी, बहुत सारे चैप्टर से क्या करा, उठा के कॉन्सेप्ट यहां पर उसने केस स्टडी के अंदर पूछ लिए। ओके चलो, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बताओ। आपका क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा न्यूमरेटर में, और साथ में क्या होगा, आपकी जो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो आती है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या, कंपनी जो डिबेंचर्स इशू कर रही है वो है। ओके, तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बोल के यहाँ पर क्या डिबेंचर्स है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आ जाएगी आपके न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इक्विटी आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इक्विटी आएगा। ओके, तो ये कैपिटल गियरिंग का फॉर्मूला होता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि आप क्या करते हो बेसिकली कैपिटल गियरिंग रेशियो के इसमें, डिनोमिनेटर में तो आपका इक्विटी जाने वाला है, न्यूमरेटर में क्या होता है, इक्विटी छोड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करो, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है कंपनी का उसमें इक्विटी छोड़ दो और बची हुई जो चीजें वो क्या करो, लिख दो न्यूमरेटर में। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जब आप इक्विटी हटा दोगे तो क्या बचेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बचेगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बचेगा। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या था, डिबेंचर्स था, इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स डिवाइड बाय इक्विटी। ओके, अब यहां पर हमें कैपिटल गियरिंग जो है, ठीक है, कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है कितना रखना है, 0.4 टाइम्स रखना है, क्लियरली क्वेश्चन बोला था कैपिटल गियरिंग रेशियो जो इज टू बी कैप्ट एट 0.4 टाइम्स। ओके, अब हमें ये नहीं पता ना कि 120 लाख रुपीस का जो फंड रेज करना था कंपनी को, उसमें से कितना प्रेफरेंस से आ रहा है, कितना डेट से आ रहा है, और मतलब कितना डिवेंचर से आ रहा है, कितना इक्विटी से आ रहा है, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, बट हमें ये चीज पता है, देखो क्या चीज पता है, देखना कि 120 लाख रुपीस का फंड रेज करने के पहले, ठीक है, 120 लाख रुपीस का फंड रेज करने के पहले तक कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 160 लाख था। ठीक है, 1 करोड़ 60 लाख था, आपको ध्यान में आ रहा होगा कि टोटल पेड अप कैपिटल 1 करोड़ था एंड रिजर्व सरप्लस 60 लाख था। ठीक है, और क्या था, कंपनी पूरी की पूरी क्या थी, इक्विटी फाइनेंस थी, मतलब डेट वगैरह कुछ भी नहीं था पहले। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि ये जो 120 लाख रुपीस का फंड है ये रेस करने के पहले तक कंपनी का जो कैपिटल एम्प्लॉयड था पूरा पूरा इक्विटी से आ रहा था, और कितना था, 160 लाख का था। ठीक है, 1 करोड़ प्लस 60 लाख यानी कितना, 160 लाख का था। अब कंपनी क्या कर रही है, 120 लाख रुपीस का एडिशनल फंड रेस कर रही है, तो अब पूरा मिला के कंपनी का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना हो जाएगा, 160 लाख प्लस 120 लाख यानी कितना होगा, 280 लाख हो जाएगा। ठीक है, 160 लाख पहले का और 120 लाख अभी और जो रेस कर रही हो, तो 160 लाख प्लस 120 लाख कितना होगा, 280 लाख हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब यहां पर देखना, लेट्स सपोज करो कि इक्विटी कितना है। ठीक है, 120 लाख रुपीस का फंड रेस करने के बाद, 120 लाख रुपीस का फंड रेस करने के बाद जो इक्विटी है, लेट्स सपोज करो क्या है, एक्स, हमने मान लिया इक्विटी कितना है, एक्स। ठीक है, यहां पर देखो, आफ्टर रेजिंग 120 लाख रुपीस ऑफ एडिशनल फंड्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस इक्विटी, दैट विल बी इक्वल टू 280 लाख। हाँ या ना, ओके, 160 प्लस 120 करने पे क्या होगा, 280 लाख आ गया। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी को जो है, इक्विटी को हम क्या कर रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। ठीक, इक्विटी को एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, ये इक्विटी को हम क्या कर रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। आप ही मुझे बताओ कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर जो है ये कितना हो जाएगा आपका, 280 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस एक्स जो है यहां जाकर क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर कितना हो गया आपका, 280 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो आप क्या करो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर की जगह 280 माइनस एक्स लिख देना, और इक्विटी की जगह एक्स लिख देना, और कैपिटल गियरिंग रेशियो आपको कितना चाहिए, 0.4 चाहिए था। आपका क्वेश्चन बनके तैयार हो गया, आप इजीली एक्स का वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, निकाल लो, यहां पर स्पेस नहीं है। ठीक है, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं 0.4 इज इक्वल्स टू 280 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, 0.4x इज इक्वल्स टू 280 माइनस एक्स। अब ये वाला जो माइनस एक्स है यहां जाकर क्या होगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो 0.4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 1.4x इज इक्वल्स टू 280। एक्स कितना आ जा रहा है देखो, 280 डिवाइडेड बाय 1.4, निकाल लो फटाफट से। 280 डिवाइडेड बाय 1.4 कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। ठीक है, तो 120 लाख रुपीस का एडिशनल फंड्स रेस करने के बाद अब कंपनी का जो इक्विटी हो कितना हो गया, 200 लाख का हो गया। ठीक है, और फंड रेस करने के पहले तक कंपनी का इक्विटी कितना था, 160 लाख का था। बात समझ में आ रही। ठीक है, तो इक्विटी कितने से बढ़ गया, 40 लाख से बढ़ गया। तो 120 लाख रुपीस का जो एडिशनल फंड रेस कर रहे हैं उसमें इक्विटी के रूप से कितना आ रहा है, 40 लाख आ रहा है। ठीक है, और बचा हुआ 80 लाख जो कहां से आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर से आ रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कितना आ रहा है, डिबेंचर से कितना आ रहा है, वो भी हमें चाहिए रहेगा, तो वो भी देखो हम निकाल लेते हैं। कैसे, अब उसके लिए देखना हम क्या यूज में लेंगे। आपको ये जो चीज दिया था ना कि 120 लाख रुपीस का फंड रेस करने के बाद कंपनी का जो ओन्ड टू बोरोड फंड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, 4:1 होना चाहिए। ठीक है, ओन्ड टू बोरोड फंड्स का रेशियो कितना होना चाहिए, 4:1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे ही पूरा यूज में ले रहे हैं, ध्यान से पूरा देखना, ध्यान से देखना पूरा ये। तो लेट्स सपोज करो कि डिबेंचर्स के रूट से हम कितना रेस कर रहे हैं, वाई अमाउंट रेस कर रहे हैं। ठीक है, डिबेंचर्स के रूट से जो अमाउंट हम रेस कर रहे हैं वो कितना है, वाई अमाउंट है। ओके, आपको ख्याल आ रहा होगा कि हमने अभी लिखा था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस इक्विटी वो कितना रहेगा, 280 लाख का रहेगा। ठीक है, 120 लाख रुपीस का एडिशनल फंड रेस करने के बाद जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना रहेगा, 280 लाख का रहेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस इक्विटी कितना रहेगा, 280 लाख का रहेगा।
इक्विटी कितना रहेगा पूरा मिला के हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, कितना है 200 lakhs का, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स की जगह देखो y लिख रहे हैं और इक्विटी की जगह क्या कर रहे हैं 200 लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 280। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन टर्म्स ऑफ y क्या होगा 280 माइनस 200 माइनस y, यानी कितना हो गया 80 माइनस y हो गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या बोला था कि ओन्ड टू बोरोड फंड्स, ओन्ड टू बोरोड फंड्स जो है उसका रेशियो क्या होना चाहिए 4:1 चाहिए, ठीक है। अब ओन्ड फंड्स में क्या आएगा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, ओन्ड फंड्स में क्या आएगा इक्विटी भी आएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, ठीक है। तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय बोरोड फंड्स में क्या होगा जो हम डिबेंचर्स के रूप से पैसा रेज कर रहे हैं वो आएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया डिबेंचर्स, बोरोड फंड्स यानी क्या होगा डिबेंचर्स, दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 4/1, ठीक है। वैल्यूज पुट करो आपका आंसर आ जाएगा, इक्विटी की जगह 200 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 80 माइनस y डिवाइडेड बाय डिबेंचर्स कितना y इज इक्वल्स टू 4/1, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। तो 280 माइनस y इज इक्वल्स टू 4y, ओके। ये हमने क्या करा सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं। तो ये माइनस y जो है यहां जाकर क्या होगा प्लस y हो जाएगा। तो 280 इज इक्वल्स टू 4y प्लस y कितना हो गया 5y, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाय 5, निकाल लो फटाफट से 280 डिवाइडेड बाय 5 यानी कितना हो गया 56, ठीक है। तो डिबेंचर के रूट से जो है डिबेंचर के रूट से हम कितना फंड रेज कर रहे हैं 56 lakhs, 56 lakhs। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रूट से हम कितना फंड रेज करेंगे 80 माइनस y था, तो 80 माइनस 56 कितना हो जाएगा 24, है ना 24, क्लियर। और इक्विटी के रूट से कितना आया था हमारा इक्विटी के रूट से कि एडिशनल फंड रेज करने के बाद इक्विटी कितना था कंपनी का 160 lakhs का था, एंड फंड रेज करने के बाद एडिशनल फंड जो था 120 लाख रुपीस का उसको रेज करने के बाद इक्विटी कितना हो गया 200 lakhs। तो क्या होगा 200 माइनस 160 करोगे तो क्या होगा 40 आएगा। इक्विटी के रूट से जो है हम कितना अमाउंट रेज कर रहे हैं 40 lakhs, ठीक है। या फिर आप कैसे कर सकते थे डिबेंचर से 56 lakhs हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 24 lakhs हो गया, पूरा मिला के कितना हो गया 80, हम पूरा मिला के 120 लाख रुपीस फंड रेज कर रहे हैं। तो 120 माइनस 80 कर दो, करने पे भी क्या होगा 40 ही आएगा, ठीक है। 56 प्लस 24 ये करने पे 80 हो गया ना, ठीक है। और हमें कितना फंड रेज करना था पूरा मिला के 120 लाख का, तो 120 में से 80 लेस कर दो तो वो क्या हो रहा है इक्विटी कैसे आ रहा है 120 में से 80 करने पे कितना 40, ठीक है। तो 40 कैसे आ रहा है मैंने आपको दो अलग अलग तरीके से बता दिया। अब तो आपका क्वेश्चन हो गया ना, आप इजीली अब क्या कर सकते हो वेट ऑफ डेट, वेट ऑफ इक्विटी एंड वेट ऑफ प्रेफरेंसेस निकाल सकते हो, ठीक है। तो बताना वेट ऑफ डेट मतलब वेट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। डेट जब भी बोल रहा हूं डिबेंचर्स उसको समझना, ओके। तो क्या होगा वो डिबेंचर्स के रूट से हम 56 लाख रेज कर रहे हैं, कितने में से 120 लाख में से, तो वेट ऑफ डेट कितना हो गया 56/120। देन वेट ऑफ इक्विटी कितना रहेगा, इक्विटी के रूट से हम 40 लाख रेज कर रहे हैं 120 लाख में से, तो उसका वेट कितना हो गया 40/120। एंड वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो कितना रहेगा, प्रेफरेंस शेयर से हम क्या कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स के रूट से हम 24 लाख रुपीस का फंड रेज कर रहे हैं 120 लाख में से, तो उसका वेट क्या हो गया 24/120, ठीक है। वेटेड एवरेज करना है और कुछ नहीं, तो WD मल्टीप्लाइड बाय KD प्लस WE मल्टीप्लाइड बाय KE प्लस प्रेफरेंस शेयर्स का वेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। तो 56/120 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट जो है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स जो है कितना आया था हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स जो कितना आया था 7.64%, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 7.64% प्लस वेट ऑफ इक्विटी कितना है 40/120 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, कितना आया था 14.99%, ठीक है 14.99%, ये परसेंटेज भी लिखने की जरूरत नहीं, प्लस प्रेफरेंस शेयर्स का वेट कितना है 24/120 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो ये भी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये कितना आया था 9.77%, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 9.77, एडिशन करते जाना, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो इन तीनों का, पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर लो और बाद में उनको आपने डायरेक्टली ऐड कर लेना क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है तीनों का सेम, ओके। तो 56 मल्टीप्लाइड बाय 7.64 ये जो आया m प्लस कर दो, 40 मल्टीप्लाइड बाय 14.99 ये जो आया इसको भी m प्लस कर देना, एंड 24 मल्टीप्लाइड बाय 9.77 प्लस मेमोरी रिकॉल, तो आपका न्यूमरेटर में आ रहा है 1261.92 डिवाइडेड बाय 120, तो 1261.92 डिवाइड बाय 120 करने पे कितना आ रहा है देख लो 10.52%। अगर आप दो डेसिमल प्लेसेस राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो 10.52% आ रहा है, ठीक है। चेक करो कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत बढ़िया केस स्टडी पूछी गई थी, एग्जाम में भी एक्सपेक्ट करना इसी टाइप की केस स्टडी पूछेंगे, क्योंकि अभी तक जो देखने को मिला है एडवांस अकाउंट्स में भी और कॉस्टिंग में भी जो केस स्टडीज पूछी गई थी वो लेंदी भी थी, ठीक है, और अच्छी केस स्टडीज पूछी गई थी, ओके। तो यहाँ पर भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में भी क्या होगा जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो आसान आएगा और जो केस स्टडी वगैरह रहेगी वो थोड़ी सी क्या होगी मोर ऑन टफर साइड रहेगी, बट वही है कि अगर आपने केस स्टडी बराबर से पूरा इंटरप्रेट कर लिया समझ लिया तो आप इजीली उसको बना पाओगे, ओके। अभी तो मैं आपको पूरा समझा रहा था इसके लिए टाइम लग रहा है, वरना ये वाली केस स्टडी आप इजीली क्या कर सकते हो 15 मिनट में बना सकते हैं, 15-16 मिनट में आपकी बन जाएगी, ठीक है। बट अभी तो मैंने आपको क्या करा एक एक चीज पूरी डिटेल में समझाई है, इस वजह से यहां पर टाइम लगा है, ओके। चलो और जो एमसीक्यूज पूछे गए थे देखो उसको भी कर रहे हैं।
ये वाला जो एमसीक्यू है, ठीक है, रीड करना, ये इंडिविजुअल एमसीक्यूज है, ठीक है, ये इंडिविजुअल एमसीक्यूज है। केस स्टडी के जो 5 एमसीक्यूज थे हमने पूरे निपटा दिए है। ओके, एक बात देखो, इसको सिर्फ इरेज कर दे रहा हूं जिससे हम क्वेश्चन पूरा रीड कर पाए। ओके, और मजा आ रहा है ना, समझ में भी आ रहा है पूरा। ओके, अगर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स पूरे समझ में आ गए, आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने पूरा पोर्शन हाईलाइट किया था कि कौन सा पार्ट हमें काम में आएगा, और जब हम केस स्टडी रीड कर रहे थे तभी समझ में आते जा रहा था कि क्या चीज पूछ सकता है वो आपको वैसे, ठीक है। तो हम क्या करते थे, साथ साथ में चीजें निकालते भी जा रहे थे। ओके, वही आपको अप्रोच रखना पड़ेगा, उससे देखना आपकी केस स्टडी एकदम बढ़िया से बनते जाएगी। ओके, चलो अब रीड कर लो ये इंडिविजुअल एमसीक्यू जो पूछा है। रानू एंड कंपनी हैज इश्यूड 10% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 फॉर रुपीज 10 lakhs. The debenture is expected to be sold at 5% discount. It will also involve flotation cost of rupees 10 per debenture. The debentures are redeemable at a premium of 10% after 10 years. Calculate the cost of debenture if the tax rate is 30%. ठीक है, वही तो चीज है। अभी जब हम केस स्टडी सॉल्व कर रहे थे तो उसमें भी एक क्वेश्चन था जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना था। अभी उसने इंडिविजुअल एमसीक्यू में भी क्या करा, फिर से वो चीज पूछ ली। ओके, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय n होल डिवाइड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना रहेगा, ठीक है, पर डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आएगा, तो फेस वैल्यू पर डिबेंचर कितना है 100 रुपए एंड कूपन रेट कितना है 10%, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10% करोगे तो क्या होगा 10 आएगा। आई की जगह आप लिख दो 10 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में क्या था 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना दिया देखो आपको 30% दिया है, डेसिमल कितना होगा 0.3, तो 1 माइनस 0.3 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्लियरली उसने लिख के दिया है। रिडेम्पशन वैल्यू क्या है देखो, कि डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो यहां पर रिडेम्पशन वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर मत लेना, यहां पर रिडेम्पशन वैल्यू क्या रहेगा आपका, जो क्वेश्चन में बोल रखा है वही आपको लेना पड़ेगा, यानी क्या आपको 10% प्रीमियम पे क्या करना है, रिडीम करना है डिबेंचर्स। तो यहां पर आपका रिडेम्पशन वैल्यू कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू में 10% बढ़ा दो तो 100 प्लस 10% यानी कितना होगा 110। ठीक है, 110 आ जाएगा, रिडेम्पशन वैल्यू कितना आएगा 110। ठीक है, नेट प्रोसीड्स कितना आएगा, देखो नेट प्रोसीड्स कितना आएगा, क्या बोला था कि जब हम डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं तो 5% डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में क्या बोल रखा है कि फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो कितना है ₹10 पर डिबेंचर है, तो फेस वैल्यू पर डिबेंचर है 100 रुपए, जब हम इश्यू कर रहे हैं तो 5% डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं, तो इश्यू प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस 5% यानी कितना होगा 95, और क्या हो रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट का क्या बोल के 10 रुपए और जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 95 में और 10 कम कर दो, कितना हो जाएगा 85। ठीक है, तो नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर कितना है 85 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टेन्योर कितना था 10 साल का, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था कि डिबेंचर्स को हम रिडीम कब करेंगे 10 साल के बाद, तो टेन्योर कितना हो गया 10 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 85 वोल्ट डिवाइड बाय 2, फटाफट से कर लो, फटाफट से कर लो, तो 1 माइनस 0.3 होगा 0.7 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 हो जाएगा 7 प्लस 110 माइनस 85 डिवाइड बाय 10, यह आ रहा है 2.5 वोल्ट डिवाइड बाय 100 प्लस 85, ये जो आ रहा है उसको डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ रहा है 92.5, फटाफट से करो, तो 7 प्लस 2.5 हो गया 9.5, 9.5 को डिवाइड कर दो 92.5 से, और वो जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो डायरेक्टली आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है 10.27%। चेक कर लो है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, ठीक है, ऐसा तो कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या। ओके, हाँ हाँ हाँ, यहां पर मिस्टेक कर दिए थे कि 100 नहीं था 110 था। ठीक है, 100 नहीं था 110 था। ओके, रिडेम्पशन वैल्यू 100 नहीं है ना, कितना 110 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर भी चेंज हो जाएगा और आंसर भी चेंज हो जाएगा। ओके, सिली मिस्टेक होगी थी मेरे एंड से, तो 110 प्लस 85 ये जो आ रहा है उसको डिवाइड करो 2 से, तो 97.5 आएगा, 97.5 आएगा। ठीक है, अब कर लो, तो 7 प्लस 2.5 कितना होगा 9.5, तो 9.5 डिवाइडेड बाय 97.5, ये जो आपका आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो डायरेक्टली आपका परसेंटेज किसमें आंसर आ जाएगा, कितना 9.74%, 9.74%। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखो, आपको क्या डेटा दिया है कि सेल्स कितना है 10 लाख रुपए का है, ब्रेक इवन सेल्स कितना है 6 लाख रुपए का है, तो पूछ रहा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या रहेगा। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फॉर्मूला यहां पर आप यूज में लोगे वो कौन सा रहेगा, 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। ठीक है, तो आप पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो इन परसेंटेज टर्म्स और उसका आप रेसिप्रोकल कर लो, आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो निकल के आ जाएगा। तो देखो यहां पर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है परसेंटेज टर्म्स में कैसे निकालोगे, क्या होगा सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो सेल्स कितना है यहां पर 10 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितना है 6 लाख डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो 10 लाख माइनस 6 लाख करने पे 4 लाख आ जाएगा, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया 40%। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आपका परसेंटेज टर्म्स में आएगा कितना 40%, उसका रेसिप्रोकल कर लो, आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा, तो 1 अपॉन 40% कितना आ रहा है देख लो, तो ये आपका आ गया 2.5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको निकालते आ जाना चाहिए परसेंटेज टर्म्स में, और उसका आपको रेसिप्रोकल करना है, तो उससे क्या होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मुलेज भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अगर आपको फॉर्मुलेज पूरे पता है तो भी आप बहुत फटाफट क्वेश्चंस बना पाओगे। ओके, ये जो आखिरी क्वेश्चन दिया देखो इंडिविजुअल एमसीक्यू केस में, उसको रीड करो।
अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 एंड इट वुड गिव एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ ₹4,000। ठीक है, तो अगर आप प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो स्टार्टिंग में कितना कैश का आउटफ्लो होगा? ₹20,000 का। ठीक है, और प्रोजेक्ट में जब आप पैसा लगा दोगे तो हर साल के साल आपका जो कैश का इनफ्लो होगा कितना रहेगा? ₹4,000 का रहेगा। आगे, यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स। क्या पूछा? देखो, पेबैक रेसिप्रोकल ऑब्लिक अप्रोक्सीमेटेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पेबैक रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा? सिंपल चीज है, क्या करो आप पेबैक पीरियड निकाल लो और बाद में उसका रेसिप्रोकल कर लो। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले तो मुझे बताओ पेबैक पीरियड क्या रहेगा। ठीक है, आप कितने टाइम पीरियड में आपका जो स्टार्टिंग का कैश का आउटफ्लो हुआ था उसको आप रिकवर कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको जो कैश का आउटफ्लो करना पड़ रहा है कितना? ₹20,000 का है, और हर साल के साल आपको कितना मिलेगा? ₹4,000 मिलेगा। तो क्या होगा? 5 साल में पूरा की पूरा पैसा रिकवर कर लोगे। 20,000 डिवाइड बाय 4,000 कितना हो गया? 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स का रेसिप्रोकल करो, क्या होगा? 1/5। ठीक है, उससे बड़ा आंसर क्या होगा? डेसिमल में आएगा, परसेंटेज टर्म्स में तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आंसर है 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो कितना हो गया? 20%। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर? तो पहले आपने पेबैक पीरियड निकाला, वो आ रहा है 5 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया ना पेबैक पीरियड 5 ईयर्स कैसे आ रहा है? 20,000 डिवाइड बाय 4,000 करने पे। ठीक है, कितना है? 5 ईयर्स आ गया। उसका रेसिप्रोकल कर दिए, और क्या चाहिए? परसेंटेज टर्म्स में आ चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 करने पे कितना आ रहा है? 20% आ रहा है। ठीक है कि नहीं? चलो, ये मॉक टेस्ट पेपर 2 के जो भी एमसीक्यूज थे, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज एज वेल एज इंडिविजुअल एमसीक्यूज हमने पूरे निपटा दिए। अब हम क्या कर रहे हैं? जो मॉक टेस्ट पेपर 1 था, ठीक है, उसके जितने भी एमसीक्यूज पूछे थे, ठीक है, वो पूरे की पूरे फटाफट से निपटा दे रहे। तो एग्जाम में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी, एक 10 मार्क की केस स्टडी आएगी, और क्या होगा? एक 5 मार्क की इंडिविजुअल एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर 1 में भी वैसा ही था जहां तक। ओके, तो एक केस स्टडी है यहां पर भी देखो 10 मार्क की, और बाद में क्या है? 5 मार्क की इंडिविजुअल एमसीक्यूज है। ठीक है, चलो, इसकी भी जो पहले केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है उसको पहले हम निपटा दे रहे हैं, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? केस स्टडी रीड करना पड़ेगा। तो फटाफट से केस स्टडी को रीड करना स्टार्ट करो। एनवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री which manages its accounts receivables internally by its sales and credit department. ठीक है, it supplies small articles to different industries. The total sales ledger of the company stands at ₹200 lakhs, of which 80% is credit sales. ठीक है, जहां ही नंबर्स आ गए वहां से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है काम की आनी स्टार्ट हो जा रही है। ओके, तो टोटल सेल्स जो है कितना है? 200 lakhs का है, और उसमें से 80% क्या क्रेडिट सेल्स है। तो क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएगी? 200 मल्टीप्लाइड बाय 80% यानी कितना? 160 lakhs का। आगे देखो, द कंपनी हैज अ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ 2/14 at 120। इसका मतलब क्या होगा? कि कंपनी जो माल उधार में बेच रही है, ठीक है, तो अगर डेटर क्या हो रहा है 40 दिन के अंदर पैसा दे देगा तो उसको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, वरना क्या है? उनको जो हम टाइम पीरियड अलाउ कर रहे हैं डेटर्स को कितना है? 120 डेज का है। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी हैज बीन डेट ऑन एवरेज आउट ऑफ द टोटल 50% कस्टमर्स अवेल डिस्काउंट एंड द बैलेंस ऑफ द रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड ऑन एवरेज इन 120 डेज। तो पास्ट एक्सपीरियंस जो है कंपनी का, उससे ये पता चल रहा है कि क्या होता है? कंपनी के जो 50% रिसीवेबल्स है वो तो क्या करते हैं? डिस्काउंट को मतलब क्या करते हैं? अवेल करते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं? 40 दिन में पैसा दे रहे हैं। बट जो बचे 50% रिसीवेबल्स है वो क्या कर रहे हैं? 120 दिन तक के बाद ही पैसा देते हैं वैसा। ओके, आगे रीड करो। द फाइनेंस कंट्रोलर एस्टिमेटेड बैड डेट लॉसेस आर अराउंड 1% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो बैड डेट लॉसेस कितना रहेगा? जितना भी क्रेडिट सेल हो रहा है उसका 1%। तो जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन काम की लग रही है उसको देखो हाईलाइट करते जा रहे हैं। तो ये चीज फिर 50% कस्टमर्स डिस्काउंट अवेल करते हैं, और बचे 50% जो क्या करते हैं? 120 दिन के बाद ही पैसा देते हैं वो। और बैड डेट लॉसेस कितना है? 1% ऑफ क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, ऐसे आप भी हाईलाइट पूरा करते जाओगे। ओके, आगे देखना। विथ एस्केलेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन हाउस मैनेजमेंट ऑफ द डेटर्स coupled with the need to unburden the management with the task so as to focus on sales promotion, the CFO is examining the possibility of outsourcing its factoring service for managing its receivables. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फैक्टरिंग का रहेगा आपका। ठीक है, अगर वो और कुछ नहीं घुसेड़ता है यहाँ पर तो क्या होगा? क्वेश्चन ये आपका फैक्टरिंग का चलेगा। ओके, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि कंपनी क्या चाह रही है कि वो खुद रिसीवेबल्स को मैनेज करे ही नहीं, वो क्या कर रही है? अपने रिसीवेबल्स बेच दे रही है। ठीक है, फैक्टरिंग फर्म को, और क्या होगा? फिर उसको एडवांस में पैसा वगैरह मिल जाएगा। तो अब जो कंपनी है ये एनवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसको कुछ भी सिरदर्द नहीं रहेगा रिसीवेबल्स का। ठीक है, उसको तो क्या हो रहा है? फैक्टर के पास से जो भी फर्म को, फैक्टरिंग फर्म को जो भी वो अपने रिसीवेबल्स बेचेगी उसके पास से क्या होगा? उसको एडवांस में पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तब उसको क्या करना पड़ेगा? डेटर्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बैड डेट वगैरह का भी क्या होगा? उसको कुछ भी नुकसान वगैरह नहीं होगा। ठीक है वैसा, बट क्या होगा? जो फैक्टरिंग फर्म है वो कमीशन चार्ज करेगी। ठीक है, साथवी में क्या होता है? जो एडवांस में पैसा देती है फैक्टरिंग फर्म, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी लेगी। ठीक है, वो सब आगे देखना, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देगा। ठीक है, इसके बाद बेस्ट क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी वो पूरा करते ही है ना। ओके, बस उसको क्या करा? केस स्टडी में पूछ लिया। आगे देखो, हाँ, करंटली द फर्म स्पेंड्स अबाउट ₹2,40,000 पर एनम टू एडमिनिस्ट्रेट इट्स क्रेडिट सेल्स। ठीक है, जब कंपनी इन हाउस ही अपने रिसीवेबल्स को मैनेज कर रही है तो उसके इसमें क्या होता है? तो 2,40,000 रुपए लग जाते हैं। ठीक है, अपने डेटर्स को मैनेज करने पे। ओके, तो ये आपको हाईलाइट कर लेना है। आगे, दीज आर अवॉइडेबल एज अ फैक्टरिंग फर्म इज प्रिपेयर्ड टू बाय द फर्म्स रिसीवेबल्स। तो वही, अगर ये जो कंपनी है एनवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये अपने रिसीवेबल्स अगर फैक्टरिंग फर्म को बेच देती है, ठीक है, तो उसके इसमें क्या होगा? उसके 2,40,000 रुपए बच जाएंगे। ओके, चलो आगे। द मेन एलिमेंट्स ऑफ इट द प्रपोजल आर, इट विल चार्ज 2% कमीशन, एंड सेकंड,
इट विल पे एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल्स टू द फर्म एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% आफ्टर विथ होल्डिंग 10% एज ए रिजर्व। ठीक है, तो क्या होगा, फैक्टरिंग फर्म जो है आपके पास से रिसीवेबल्स जो खरीदने को तैयार तो हो जा रही है, ठीक है, बट वो क्या चाहिए, कमीशन चाहिए, कितना, 2% का, और साथ ही में वो जो एडवांस देगी, ठीक है, वो कितना देगी आपको, 10% जो है अमाउंट विथहोल्ड करने के बाद जो है वो आपको क्या करेगी, बचा पैसा क्या करेंगी, एडवांस दे देगी, और उसके लिए उसको जो इंटरेस्ट रेट चाहिए, ठीक है, वो क्या है, 18% का चाहिए थे। ओके, ये चीज भी पूरी काम की है, इसको भी हाईलाइट कर लेना, 2% का कमीशन चार्ज कर रही है, साथ में जो भी रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में एडवांस दे रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है 18% का है, और 10% क्या करेगी, अमाउंट विथहोल्ड करके अमाउंट क्या करेगी, एडवांस वगैरह का देने वाली है। ठीक है, आगे ऑल्सो कंपनी हैज ऑप्शन टू टेक लॉन्ग टर्म लोन एट 15% इंटरेस्ट और मे टेक बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल एट 14% इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो कंपनी है एनवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके पास और भी क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि लॉन्ग टर्म लोन ले सकती है 15% इंटरेस्ट के रेट पे, और क्या कर सकती है वो, बैंक से लोन ले सकती है वर्किंग कैपिटल का बोल के कितना, 14% इंटरेस्ट के इस पे। ओके, आगे you were also present at the meeting being a financial consultant, the CFO has asked you to be ready with the following questions। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन को भी देखो हाईलाइट कर लेते हैं। कंपनी जो लॉन्ग टर्म लोन ले सकती थी 15% ब्याज के इस पे, या फिर बैंक से फाइनेंस ले सकती थी वर्किंग कैपिटल का बोल के कितना, 14% इंटरेस्ट के रेट पे। ओके, अब इसी के ऊपर बेस देखो उसने पूरे क्वेश्चंस पूछे हैं, और एक चीज और क्या बोल दिया, कंसीडर ईयर एज 360 डेज, 365 मत लेना, क्वेश्चन में जब क्लियरली मेंशन होता है तो आप जो लिखा है वैसे ही करोगे। ठीक है, यहां पर बोला एक साल में 360 दिन मानना है तो मानना है। ठीक है, आगे पहला क्वेश्चन रीड करो, व्हाट इज द एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल्स ऑफ द कंपनी। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन, एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल्स निकालने के लिए पहले तो आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालोगे यहां पर, ठीक है, एकदम सिंपल चीज है, बताओ एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालोगे, ये वाली लाइन को यूज में लेना है, 50% ऑफ कस्टमर्स अवेल डिस्काउंट एंड बैलेंस ऑफ द रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड ऑन एवरेज इन 120 डेज। ठीक है, तो 50% कस्टमर्स डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, मतलब वो 40 दिन में पैसा दे रहे हैं, और बच्चे पे 50% कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, 120 दिन में पैसा दे रहे हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या रहेगा, 50% ऑफ 40 प्लस 50% ऑफ 120, वेटेड एवरेज करो ना, और क्या है। ओके, 50% ऑफ 40 कितना हो गया 20, एंड 50% ऑफ 120 कितना हो गया 60, तो 20 प्लस 60 कितना हो गया 80 डेज। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आ गया, 80 डेज आ गया, ये आंसर थोड़ी ना। ठीक है, क्वेश्चन तो क्या पूछा था, एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल्स पूछा था। ठीक है, कैसे निकालोगे, पूरे मिला के रिसीवेबल्स कितने कंपनी के, साल भर के कितने रहेंगे, 160 लाख के रहेंगे, जितना भी कंपनी क्रेडिट सेल कर रही है इतने उसके पूरे साल भर के रिसीवेबल्स रहेंगे। ठीक है, और वो कितना आया था हमारा 160 लाख आया था, आपको ध्यान में आ रहा होगा, 200 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80%। ठीक है, वो करने पे कितना आया था, 160 लाख आया था, बट ये 160 लाख के जो रिसीवेबल्स है ये तो पूरे साल भर के, मतलब ये पूरे 360 दिन के, तो 80 दिन के कितने। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है, 80 डेज का है ना। ठीक है, तो 80 दिन के कितने आपको, क्योंकि क्या निकालना था, एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल्स ऑफ द कंपनी, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के हिसाब से आप निकालोगे, तो 160 लाख जो है ये पूरे 360 दिन के है, 80 दिन के कितने कर लो, 160 lakhs divided by 360 multiplied by 80, 160 lakhs divided by 360 multiplied by 80। ठीक है, तो 35.55 lakhs आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। ओके, इसको अगर आप लैक्स में कर लोगे तो वही आ रहे हैं 35,55,555.55। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर में जब आप इसको राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या होगा, 35,55,556 आ जाएगा, 35,55,550। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज था कि आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते आ जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, हाउ मच एडवांस फैक्टर विल पे अगेंस्ट रिसीवेबल्स। तो क्वेश्चन में क्लियरली देखो क्या क्या चीज बोली थी कि जब ये जो कंपनी है एनवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये अपने रिसीवेबल्स जब क्या कर रही है, फैक्टरिंग फर्म को बेच देगी, तो उसके इसमें क्या हो रहा है, जो फैक्टरिंग फर्म हो क्या कर रही है, कमीशन चार्ज कर रही है 2% के रेट से, और साथ ही में क्या हो रहा है, रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में जो एडवांस देगी फैक्टरिंग फर्म, उसके ऊपर क्या कर रही है, वो क्या रेट से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, 18% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, और जब वो एडवांस दे रही है तब क्या कर रही है, 10% अमाउंट क्या कर रही है, विथहोल्ड करके रख रही है। ओके, सब ये चीज मैंने आपको हाईलाइट करा दी थी पूरी। ओके, तो पहले तो आप क्या करो, कमीशन निकाल लो। ठीक है, कमीशन निकाल लो फटाफट से। पहले क्या करोगे आप, जो एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल्स आपका आया था पहले वाले पार्ट में, ठीक है, उसका 2% आपने निकाल लेना है। ठीक है, फटाफट से निकाल लो, तो 35,55,556 मल्टीप्लाइड बाई 2% कितना आ रहा है, 71,111.12। ठीक है, बट आंसर यहाँ पे देखो एक भी क्या आपके डेसिमल में नहीं है, तो हम भी क्या करें, नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 71,111 लिख दो। ठीक है, ये कमीशन आ गया, ये कमीशन आ गया। ठीक है, अब देखना रिसीवर्स के अगेंस्ट में कितना एडवांस देगी फैक्टरिंग फर्म जो एनवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, वो भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या होगा देखो, 35,55,556 जो है, ठीक है, इसका 10% आप पहले और निकाल लो, क्योंकि इतना अमाउंट क्या कर रही हो, विथहोल्ड करके रख रही है। ठीक है, कितना आ जाएगा देख लो, 55,556 मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो कितना होगा, 3,55,556। ओके, अब देखना
क्या होगा, जो रिसीवेबल्स है, ठीक है, एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल्स कितने 35,55,556 के, उसमें से क्या होगा, कमीशन का पैसा पहले ही काट लेगी, ठीक है, कमीशन का पैसा जो है पहले ही काट लेगी, ठीक है। उसके अलावा और क्या होगा, ये जो 10% अमाउंट जो विथहोल्ड करके रख रहे हैं वो भी क्या होगा, काट लो उसमें से। तो 3,55,556 कितना आ रहा है देख लो, तो 35,55,556 माइनस 71,111 माइनस 3,55,556, ये करने पे कितना आ रहा है आपका, ये करने पे आ रहा है 31,28,889, ठीक है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ओके। 31,28,889 ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, ठीक है। जब भी आप क्या करते हो, रिसीवेबल्स बेचते हो फैक्टरिंग फर्म को, और फैक्टरिंग फर्म जब रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में आपको एडवांस देती है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट का पैसा है ना, वो भी क्या करती है, फैक्टरिंग फर्म पहले ही काट के देती है आपको पैसा, ठीक है। तो आप क्या करो, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी निकाल लो, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या करो, 80 दिन का इंटरेस्ट भी निकाल लो, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड 80 डेज का है ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आप ऐसा मानो कि ये जो अभी हमने अमाउंट निकाला है 31,20,889, इतना पैसा क्या हो रहा है, फैक्टरिंग फर्म आपको एडवांस के तौर पे दे रही है 80 दिन के लिए, ठीक है। बट क्या होगा, 80 दिन का आप इंटरेस्ट भी पहले ही निकाल लो, और 80 दिन का जो भी इंटरेस्ट आएगा वो भी क्या होगा, इसमें से आप काट दोगे, और इतना पैसा क्या होगा आपको फैक्टरिंग फर्म दे देगी रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में, ठीक है। बात समझ में आ रही, ये मतलब एक प्रैक्टिस चले आ रही है कि फैक्टरिंग फर्म जो है कभी भी क्या करती है, इंटरेस्ट का पैसा पहले ही काट के आपको क्या करती है, एडवांस देती है, ठीक है। इंटरेस्ट का पैसा बाद में नहीं लेती, वो आपसे क्या करती है, पहले ही काट के मतलब क्या करती है, आपको एडवांस प्रोवाइड करती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर 80 दिन का इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, ओके। तो 31,28,889 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट क्या बोला था यहां पर 18%, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 18% मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 360, कर लो फटाफट से, कितना आ रहा है, 1,25,156, ठीक है। तो अब आपका आंसर कैसे आएगा, ये जो अमाउंट है 31,28,889 उसमें से क्या करो 1,25,156 लेस कर लो, ठीक है, ये आंसर रहने वाला, ओके। तो 31,28,889 माइनस 1,25,156 कर लो फटाफट से, ठीक है। और बताओ क्या आ रहा है, ये करने पे आपका आ रहा है 30,03,733, ठीक है, 30,03,733। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आ जा रहा है तो उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट का जो भी पैसा बनता है वो भी क्या करेगी, फैक्टरिंग फर्म पहले ही काट लेगी और उसके बाद एडवांस देगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखना, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी, ठीक है। एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी पूछा है, ठीक है। तो जब वो कंपनी जो एनवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो जब अपने रिसीवर्स को क्या कर रही है, फैक्टरिंग फर्म को बेच दे रही है, तो उसके इसमें उसको क्या क्या खर्चा लग रहा है वो आप देखो पहले। तो देखो एक तो क्या हो रहा है, कमीशन देना पड़ रहा है, ठीक है, 71,111 रुपीज का कमीशन देना पड़ रहा है, ठीक है। और साथ ही में और क्या चीज आ रहा है, इंटरेस्ट का पैसा देना पड़ रहा है 1,25,156 रुपीज का, बट ये सबके 80 दिन के एक्सपेंस है, ठीक है। ये 80 दिन का कमीशन है, ये 80 दिन का ही इंटरेस्ट है, ठीक है। और यहां पर उसने क्या पूछा आपको, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा साल भर का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो साल भर का जो कमीशन का एक्सपेंस है वो कितना रहेगा बताओ, साल भर का कमीशन का एक्सपेंस कितना रहेगा, 71,111 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 360, ठीक है। पहले हमने क्या करा, एक दिन का निकाल लिया और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 360 से, क्या होगा, पूरे साल भर का आ जाएगा, ओके। कर लो 71,111 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो ये आपका आ रहा है 3,19,999.5, ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर में जब राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या हो रहा है, 3,20,000 आ जा रहा है, ओके। इंटरेस्ट का पूरा मिला के एक्सपेंस कितना आएगा साल भर का, ये जो 1,25,156 है ये तो क्या है आपका 80 दिन का इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, साल भर का कितना रहेगा, कैसे करोगे, सेम तरीके से 1,25,156 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 360, ठीक है। कर लो कितना आ रहा है बताओ, तो ये आ रहा है 5,63,202, पूरा मिला के बताओ कितना हो जाएगा, 3,20,000 प्लस 5,63,202 कितना हो गया, 8,83,202। अगर कोई स्टूडेंट को लग रहा है कि यही आंसर है तो गलती कर दोगे, ठीक है। जब आप अपने रिसीवेबल्स को क्या करोगे, फैक्टरिंग फर्म को बेच दोगे तो उस केस में क्या होगा, आपकी कुछ कॉस्ट बचेगी भी तो सही, ठीक है, उसको भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा ना, ठीक है। बात समझ में आ रही, इतना पूरा थोड़ी ना आपको खर्चा आ रहा है, जब आप अपने रिसीवेबल्स को फैक्टरिंग फर्म को बेच दोगे तो आपको क्या पूरा मिला कि इतना एक्सपेंस आएगा, क्या नहीं। जब आप खुद इन हाउस अपने रिसीवेबल्स को मैनेज कर रहे थे तब आपकी जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही थी वो कुछ बच रही है ना आपकी कॉस्ट, तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा ना, ओके। कौन कौन सी कॉस्ट बच रही है देखो, एक तो क्लियरली क्वेश्चन में बोला था कि पहले आपके जो 2,40,000 रुपए लग रहे थे वो अब आपके नहीं लगेंगे, तो ये पैसा बच गया आपका, ठीक है। साल भर का पूरा 2,40,000 तो ये आपका बच ही गया। और साथ में क्या होगा, जब आप खुद
रिसीवर्स मैनेज कर रहे थे इन हाउस, उस केस में क्या होता था, बैड डेट का कुछ भी जो नुकसान होता था आपको खुद को बियर करना पड़ता था। अब बियर करना पड़ेगा क्या, नहीं, जब आप बेच दोगे फैक्टरिंग फर्म को तब बैड डेट का जो नुकसान है वो फैक्टरिंग फर्म बियर करती है, आप बियर करोगे क्या, नहीं, तो वो भी आपका बच गया। तो बैड डेट का लॉसेस कितना बोल रखा था, 1% ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो यहां पर देखना फैक्टरिंग फर्म को जब आप रिसीवर्स बेच दोगे तो उससे आपकी कितनी सेविंग्स होगी, ठीक है, इसको हम सेविंग्स ही बोलेंगे ना, सेविंग्स इन कॉस्ट, ठीक है। कौन कौन सी होगी, देखो एक तो 2,40,000 की होने वाली है, और एक चीज क्या होगा, जो बैड डेट लॉसेस है उसकी भी क्या होगी, सेविंग्स हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो लॉसेस जो है आपको बियर नहीं करना पड़ेगा, कौन बियर करेगा, उसको फैक्टरिंग फर्म बियर करेगी। और बैड डेट लॉसेस कितना है, 1% ऑफ क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स पूरा मिला के कितना था, 160 लाख का, 160 लाख का 1% कितना आ जाएगा, 160 लाख का 1% कितना आएगा, 1.6 लाख, ठीक है, 1.6 लाख, 1,60,000 पूरा मिला के कितना हो गया बताओ, 2,40,000 प्लस 1,60,000 कितना हो गया, 4 लाख, ठीक है। तो यहां पर देखो जब आप अपने रिसीवर्स को फैक्टरिंग फर्म को बेच दे रहे हो तो आपको इतना खर्चा लगेगा 8,83,202, पर क्या हो रहा है, 4 लाख रुपए बच भी जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो नेट में आपको कितना खर्चा लग रहा है, 8,83,202 माइनस 4 लाख, 8,83,202 माइनस 4 लाख कितना हो गया, 4,83,202, ठीक है, ये आंसर है। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यहां पर एनुअल कॉस्ट पूछा है, ठीक है, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी। तो यहां पर आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए बोल दोगे, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहां पर नेट कॉस्ट पूछा है, ठीक है, यहां पर उसने क्लियरली नेट कॉस्ट पूछा है, तो इसका आंसर आप क्या दोगे, 4,83,202, ओके, ठीक है कि नहीं। यहां पर देखो क्या हो रहा है, एनुअल कॉस्ट पूछा है, नेट कॉस्ट नहीं पूछा था ना, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी। इसका आंसर आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए दोगे, ठीक है, 8,83,200, ये जो आपका आया था, ठीक है, 8,83,202, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे 8,83,200 दिया, तो आप उसको टिक करके आ जाओ, ठीक है। बट जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखो उसने क्या पूछा है, नेट कॉस्ट पूछा है, व्हाट इज द नेट कॉस्ट टू द कंपनी ऑन टेकिंग फैक्टरिंग सर्विस। नेट कॉस्ट कितनी रहेगी, नेट कॉस्ट कितनी रहेगी, 4,83,202, ठीक है। इसका आंसर आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपका 4,83,202 आ रहा है, यहाँ पर 4,83,200, तो सबसे नियरेस्ट तो वही है ना, तो आप उसको टिक करके आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वाली इसमें क्या कर रहा है, ग्रॉस एनुअल कॉस्ट पूछ रहा है, यहाँ पर नेट एनुअल कॉस्ट, ठीक है, क्लियर। चलो अगर कोई स्टूडेंट को यहां पर डाउट आ रहा है कि सर अगर एग्जाम में क्या होता है कि अगर वो ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, सिर्फ यही पूछ रहा है, व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी, और क्या हो रहा है वो दोनों ऑप्शन दे रहा है, ग्रॉस वाला भी ऑप्शन दे रहा है और नेट वाला दिया ही नहीं है, ठीक है। नेट वाला यहां पर है क्या, कोई भी ऑप्शन नहीं। नेट में कितना आया था आपका, 4,83,202 आया था, और यहां पर बचे हुए तीनों ऑप्शन वो है ही नहीं, ठीक है। तो वहां पर आपको उससे भी समझ में आ जाएगा, अगर नेट वाला वहां पर ऑप्शन ही नहीं है, मतलब आप ग्रॉस वाले को टिक करके आओगे, ठीक है। और अगर दोनों ऑप्शंस रहे, इन केस होना तो नहीं चाहिए, बट अगर लेट सपोज करो दोनों ऑप्शंस है, ठीक, ग्रॉस वाला भी है और नेट वाला भी, ठीक है, और उसने क्या पूछा, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी पूछा, तो आप क्या करोगे, जो आपकी ग्रॉस एनुअल कॉस्ट आई थी उसको आपने टिक करके आना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ये चीज। चलो आगे देखना, 5th वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग ऑन एडवांस रिसीव्ड, ठीक है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग ऑन एडवांस रिसीव्ड, सिंपल चीज है, कैसे करोगे, आपका जो नेट एनुअल कॉस्ट आया है, ठीक है, उसको आप क्या करो, डिवाइड कर दो जो रिसीवेबल्स दे रही है फैक्टरिंग फर्म रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में, ठीक है, जो एडवांस दे रही है फैक्टरिंग फर्म रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में, ठीक है। तो आपका जो नेट एनुअल कॉस्ट आया है 4,83,202, ठीक है, तो आपका नेट एनुअल कॉस्ट आया है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है किस चीज से, कि रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में फैक्टरिंग फर्म जो एडवांस दे रही है उससे, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका क्या होगा, इफेक्टिव कॉस्ट जो है परसेंटेज टर्म्स में जो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना एडवांस दे रही थी फैक्टरिंग फर्म जो रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में, 30,03,733, तो डिवाइड करना 30,03,733 से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो क्या होगा, परसेंट टर्म्स में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कर लो फटाफट से, कितना आ रहा है देखो, ये अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल रहे हो तो ये आ रहा है 16.09%, ठीक है, 16.09%, ओके। है ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, समझ में आ गया, हाँ या ना, ठीक है। चलो तो ये हमने केस स्टडी जो है पूरी सॉल्व कर ली। ये वाली केस स्टडी हो सकता है वो आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछ ले, ठीक है, एक क्या करेगा 8 मार्क का क्वेश्चन बना के आपको पूछ लेगा वो, ओके। उसमें क्या करेगा वो, क्वेश्चन में इतने सब पार्ट्स नहीं देगा, क्या करेगा वो, क्लियरली आपको एक क्वेश्चन क्या बना के पूछेगा कि आपने इन हाउस रिसीवर्स मैनेज करना चाहिए, फैक्टरिंग फर्म को बेच देना चाहिए, ये एक पूछेगा, और सेकंड क्या पार्ट में पूछेगा कि आपका इफेक्टिव कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में वो, ठीक है। तो ये भी तो 8 मार्क के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है वो एक तरीके से क्या चीज हो रही है कि आपके जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्वेश्चंस पूछते थे वही क्या करेंगे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ बस क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस जो बना रहे हो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज में वो हो सकता है कभी कभी सिर्फ एक सिंगल चैप्टर से ना पूछे, ठीक है, वहां पे मल्टीपल चैप्टर्स लिंक करके पूछ ले, ठीक है, तब वहां पर आपका दिमाग थोड़ा बढ़िया से चलना चाहिए, ओके। एक सिंगल चैप्टर से अगर केस स्टडी बना के पूछेगा तो जनरली स्टूडेंट्स बना लेते, ठीक है, बट इस जो मॉक टेस्ट पेपर 2 में केस स्टडी थी, ठीक है, वो क्या थी, 2 चैप्टर से मिला के पूछी गई थी, कुछ वैसा था, ओके,
2-3 चैप्टर से मिक्स करके थी, मतलब कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए था वहां पर, ठीक है। इसके अलावा वहां पर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला जो पूरा चैप्टर था वो भी आ गया था वहां पर, और उसके अलावा क्या था, हाँ बस यही 2 चैप्टर से, और एक और था कि डिबेंचर्स वगैरह की जो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप निकालते हो वो वाली चीज भी आ गई थी, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि अगर मल्टीपल चैप्टर्स लिंक करके केस स्टडी पूछी गई तो थोड़ा बराबर से रीड करना, 1-2 मिनट केस स्टडी को रीड करने में ज्यादा लग गया तो चलेगा, बट एक बार केस स्टडी समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन एकदम इजीली बन जाएंगे। ओके चलो, अब जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज है देखो उसको भी फटाफट से पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहाँ पे, ठीक है, उसको रीड करना स्टार्ट करो, फटाफट से रीड करना। रामू लिमिटेड वांट्स टू इंप्लीमेंट अ प्रोजेक्ट फॉर विच ₹25 लाख इज रिक्वायर्ड, फॉलोइंग फाइनेंसिंग ऑप्शंस आर एट हैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में तो क्या बोला है, ये जो 25 लाख रुपीस फंड्स का रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या करेंगे, इक्विटी के रूप से पूरा रेस करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 25,000 इक्विटी शेयर्स जो है इश्यू करना पड़ेगा, ठीक है, 100 रुपए के प्राइस पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो रहा है, जो 25 लाख रुपीस फंड्स का रिक्वायरमेंट था वो हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी के रूट से भी कुछ पैसा रेस कर रहे हैं, कुछ पैसा हम प्रेफरेंस शेयर्स के रूट से रेस कर रहे हैं, कुछ पैसा हम डिबेंचर के रूट से रेस कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, इक्विटी शेयर्स से कितना पैसा रेस कर रहे हैं, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितना होगा, 10 लाख आएगा। 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके कितना पैसा रेस कर रहे हैं, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये करने पे कितना होगा, 5 लाख आएगा। और 10% डिबेंचर्स इशू करके कितना फंड रेस कर रहे हैं, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो करने पे क्या होगा, 10 लाख आएगा। तो 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 10 लाख करने पे क्या हो रहा है, 25 लाख हो जा रहा है, ठीक है। ये 2 ऑप्शंस दे रखे आपको। फिर क्या पूछा है देखो, व्हाट इज द इंडिफरेंस पॉइंट एंड ईपीएस एट दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स टू बी 35%। ये क्वेश्चन अगर डिस्क्रिप्टिव में पूछते तो 5 मार्क के लिए पूछ लेते, बट एमसीक्यू में क्या हो रहा है, 2 मार्क के लिए पूछा है। फटाफट से काम करना स्टार्ट करो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, एकदम ही सिंपल चीज है, ठीक है। यहां पर देखो ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में क्या होगा, अर्निंग्स पर शेयर कितना आएगा, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अर्निंग्स पर शेयर कितना आएगा वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ओके, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए क्या आएगा बताना, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या रहेगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन, ठीक है। यहां पर आपको ईबीआईटी पता नहीं है, एक्स मान लो, ठीक है, ईबीआईटी आपको पता नहीं है, एक्स मान लो। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, आपको जो 25 लाख रुपए का फंड चाहिए तो आपको क्या कर रहे हो, पूरे इक्विटी के रूट से ही रेस कर रहे हो, तो यहां पर कुछ भी इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर कुछ भी इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आएगा, बात समझ में आ रही, ओके। इसके अलावा ठीक है, टैक्स रेट कितना दिया यहां पर, टैक्स रेट कितना दिया देखो 35% का दिया, ठीक है, टैक्स रेट कितना दिया यहां पर 35% का दिया है, ओके। यहां पर देखो मैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर मैं अर्निंग्स बिफोर टैक्स ही लिख देता हूं, ठीक है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ओके, अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो है वही मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। यहां पर एक चीज आप समझना क्या हो रहा है, देखो यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं रहेगा ऑप्शन नंबर 1 में, तो इस वजह से क्या होगा, यहां पर जो आपका ईबीआईटी रहेगा वही यहां पर क्या रहेगा, आपका ईबीटी भी रहने वाला, ओके। क्लियर हो गया क्या, देखो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, जनरल फॉर्मूला लिख दिया यहां पर, बात समझ में आ गई। यहां पर मैंने क्या करा है, जनरल फॉर्मूला लिखा है। अगर आपको अर्निंग्स पर शेयर निकालना है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या होगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप इंटरेस्ट लेस कर दो, वो जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से, और जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड है फिर वो भी लेस कर देना, फिर उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग से, क्या होगा आपका अर्निंग्स पर शेयर निकल के आ जाएगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ईबीआईटी को जो है एक्स मान रहे हैं, ठीक है, ईबीआईटी को हम क्या कर रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में इंटरेस्ट एक्सपेंस तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या होगा, एक्स माइनस 0 करने पे भी क्या होगा, एक्स ही आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 35%, 35% डेसिमल में कितना लिखोगे 0.35, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में प्रेफरेंस डिविडेंड भी कुछ भी आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में पूरा की पूरा फंड जो कौन से रूट से रेस कर रहे हैं, इक्विटी के रूट से रेस कर रहे हैं, अगर कुछ भी प्रेफरेंस या कैपिटल रहेंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड का भी सवाल उठता ही नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी क्या होगा 0 आएगा, डिवाइडेड बाय यहां पर नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने रहेंगे 25,000, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में नंबर ऑफ इक्विटी आउटस्टैंडिंग कितने रहेंगे 25,000, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.35 करने पे 0.65 आएगा, तो x मल्टीप्लाइड बाय 0.65 तो क्या हो जाएगा 0.65x माइनस 0, न्यूमरेटर में आपका आ जा रहा है 0.65x, ठीक है, 0.65x डिवाइडेड बाय 25,000, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 से अर्निंग्स पर शेयर निकल के आया इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 के लिए भी, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर क्या रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का हम निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये यूज में लोगे, ये मैंने आपको जनरल फॉर्मूला लिखा दिया ना अभी, ठीक है, फॉर्मूला आपको क्या करना है, ये वाला यूज में लेना है, ठीक है। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है ऑप्शन नंबर 2 के लिए भी क्या है, एक्स ही है,
ठीक है, आपको तो यही पता करना है ना कि क्या लेवल ऑफ ईबीआईटी पे दोनों ऑप्शन में क्या होगा, अर्निंग्स पर शेयर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी ईबीआईटी की जगह आप क्या करोगे, एक्स ही लिखोगे। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, आप कुछ फंड्स जो है क्या कर रहे हो, 10% डिबेंचर्स इशू करके भी रेस कर रहे हो। ठीक है, तो 10% डिबेंचर्स जो है, 10% डिबेंचर्स के रूट से आप कितना फंड्स रेस कर रहे हो, 10 लाख रुपए रेस कर रहे हो। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कितना हो गया, 10 लाख। ठीक है, और यहाँ पर कूपन रेट कितना है, 10% है। यहाँ पर इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% यानी कितना होगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% करने में क्या होगा, 1 लाख आ जाएगा। यहाँ पर मान रहे हैं कि ये जो 100 है ये क्या है, फेस वैल्यू पर डिबेंचर ही। ओके, तो यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ गया, 1 लाख आ गया। ठीक है, तो आपने अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से क्या करा, इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस कर दिया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से, तो 1 माइनस 0.35 करने पे क्या होगा, 0.65 आएगा। वो भी मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया। ठीक है, और क्या चीज होगी, सेकंड वाले ऑप्शन में आप क्या कर रहे हो, कुछ फंड्स आप प्रेफरेंस शेयर्स के रूट से भी रेस कर रहे हो, तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स के रूट से आप कितना फंड रेस कर रहे हो, 5 लाख रुपए, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कितना, 5 लाख रुपए। ठीक है, एंड यहाँ पर डिविडेंड का रेट कितना है, 12% है। यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, ये जो 100 है ये क्या है, फेस वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड पूरा मिला कितना आएगा, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12% जो कि कितना होगा, 60,000 रहेगा। ठीक है, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12% करने पे कितना हो रहा है, 60,000 आ रहा है। ये भी आप माइनस कर दो, माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने रहेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ 10,000 इक्विटी शेयर्स ही इश्यू कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने रहेंगे, 10,000 ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा, अब ऑप्शन नंबर 1 से जो आपका अर्निंग्स पर शेयर आया था और ऑप्शन नंबर 2 से जो आपका अर्निंग्स पर शेयर आया, इसको आप दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या होगा, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बस वही करना है, कर लो फटाफट से, फटाफट से करना। तो 0.65x डिवाइडेड बाय 25,000 इज इक्वल्स टू 0.65x माइनस 65,000 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, तो यहां पर देखो 0.65x मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इज इक्वल्स टू 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.65x माइनस 1,25,000। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहां पर हमने और कुछ भी नहीं किया। ओके, देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस 65,000 माइनस 60,000 कितना हो जाएगा, माइनस 1,25,000। तो पूरा मिला के क्या होगा, 0.65x माइनस 1,25,000। ये पूरे इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 25,000 से, और ये जो 0.65x इसको मल्टीप्लाई कर दे 10,000 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 3 0 तो वैसे भी क्या होगी, कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। क्या होगा, 6.5x इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.65x, 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.65x ये हो गया 16.25x माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 1,25,000 ये कितना आ रहा है, 31,25,000 आ रहा है। तो ये माइनस 31,25,000 यहाँ जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 6.5x जो यहाँ जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 31,25,000 इज इक्वल्स टू 16.25 माइनस 6.5 ये कितना आ रहा है, 9.75x आ रहा है। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 31,25,000 डिवाइडेड बाय 9.75 कर लो फटाफट से, कितना आ रहा है, 3,20,512.82 ये आंसर है। ठीक है, कि क्या लेवल ऑफ ईबीआईटी पे दोनों ऑप्शन से आपका अर्निंग्स पर शेयर सेम आएगा वो हमने निकाल लिया। तो कितना आ रहे हो, 3,20,512.82। कौन सा ऑप्शन है, नियरेस्ट इंटीजर में जब आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या होगा, 3,20,513 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा दो ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी में भी और ऑप्शन नंबर डी में भी। ठीक है, और इस लेवल ऑफ ईबीआईटी पे जो अर्निंग्स पर शेयर रहेगा वो कितना रहेगा, वो निकाल लो, ये वाले से निकालो, दोनों इससे निकालोगे तो सेम ही आएगा ना अर्निंग्स पर शेयर। चाहे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन से निकालो चाहे आप सेकंड वाले ऑप्शन से निकालो, दोनों इससे क्या होगा, आपका अर्निंग्स पर शेयर सेम ही आएगा। तो आप इससे निकालो, इससे जल्दी हो जाएगा। तो 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 3,20,513 डिवाइडेड बाय 25,000 कितना आ रहा है, 8.33 आ रहा है। अर्निंग्स पर शेयर कितना आ रहा है, यहाँ पे 8.33 आ रहा है। ठीक है, तो जब आपका ईबीआईटी का लेवल 3,20,513 रुपए रहेगा तो दोनों ही ऑप्शन से आपका अर्निंग्स पर शेयर सेम रहेगा और कितना रहेगा, 8.33 रुपीज का रहेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखना। इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 6%, नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 6.9%। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 6%, नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 24%। फाइनेंशियल लेवरेज मस्ट बी, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर क्या रहेगा आपका, परसेंटेज इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी। बस यूज करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज निकालने का यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज में ले लोगे कि परसेंटेज इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन आपका क्या रहेगा, ईबीआईटी। ओके, नेट प्रॉफिट नेट इनकम एक ही बात होती है। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट कितना यहाँ पर आपका 6.9% आपका न्यूमरेटर में आ गया, डिवाइड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी आपका डिनोमिनेटर में होता है वो कितना 6%। तो 6.9% डिवाइड बाय 6% कर लो, आंसर आ जाएगा 6.9% डिवाइड बाय 6% कितना आ रहा है, 1.15।
1.15, ये एकदम ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फाइनेंशियल लेवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका, परसेंटेज इंक्रीज इन नेट इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी, ठीक है। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला भी इसी तरीके से पता रहना चाहिए, क्या होता है वो आपका, ठीक है, बताओ, परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, ठीक है। इंक्रीज की जगह चेंज बोल दो, वो ज्यादा करेक्ट रहेगा, ठीक है, जरूरी नहीं क्योंकि हर बार इंक्रीज ही होने वाला, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला होता है आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का। फाइनेंशियल लेवरेज का क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन आपका क्या रहेगा, ईबीआईटी। चलो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी रीड कर लो। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच कंपनी कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सेकंड नंबर के चैप्टर से क्वेश्चन हो गया, ओके। तो आपको थियोरी पढ़ के जानी पड़ेगी क्योंकि एमसीक्यू में भी वो पूछ ही सकता है, ठीक है, 1 या 2 मार्क का पूछ सकता है एमसीक्यू में आपको। और उसके अलावा क्या होगा, जो आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, वो क्या रहेगा, थियोरी रहने ही वाला है। थियोरी निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको पहले 2 चैप्टर्स भी पढ़ के जाना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ठीक है। और इसका तो आंसर क्या रहेगा आपको बताओ, पब्लिक डिपॉजिट्स जो है आप कितना मैक्सिमम पीरियड के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो, 3 साल के लिए, और मिनिमम क्या होता है 6 महीना, ओके। ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो यहां पर हमने मॉक टेस्ट पेपर 1 जो है उसके भी जो भी एमसीक्यूज थे हमने पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए, ओके, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आरटीपीके के भी जो केस स्टडी और इंडिविजुअल एमसीक्यूज दे रखे हैं उसको भी देखो हम फटाफट से निपटा दे रहे हैं, ठीक है। रीड करना स्टार्ट करो। Armor LLP is a newly established startup dealing in manufacture of a revolutionary product HDHMR which is a substitute to conventional wood and plywood, ठीक है। स्टार्टिंग की जो थोड़ी बातें रहती है वो सिर्फ क्या है, फालतू की बात रहती है, ठीक है, बिल्कुल भी काम में नहीं आएगी। जहां से आपको नंबर्स वगैरह दिखने स्टार्ट हो जाएंगे वो वाली बात ज्यादा काम की रहेगी पूरी, ओके। तो देखो इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं। इट इज एन इकोनॉमिकल सब्स्टिट्यूट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर एंड होम फर्निशिंग। इट हैज बीन आस्क्ड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर एन एस्टिमेट अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप प्लांट एंड आल्सो द अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल रिक्वायर्ड। A consultant hired by the entity has advised that the cost of setting up the plant would be rupees 5 crores and it will require 1 year to make the plant operational. The anticipated revenue and associated cost numbers are as follows, ठीक है। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए स्टार्टिंग में जो पैसा लगेगा कितना रहेगा, 5 करोड़ का रहेगा, ठीक है। और ये प्लांट ऑपरेशनल करने में 1 साल का टाइम जाएगा और 1 साल के बाद, ठीक है, क्या होगा, कैश फ्लो जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब देखो आगे का आपको डेटा दे रखा है, एंटीसिपेटेड रेवेन्यू एंड एसोसिएटेड कॉस्ट नंबर आर एज फॉलोज, ठीक है। जब आप ये प्रोजेक्ट सेटअप कर दोगे, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जब आपका 1 साल के बाद ऑपरेशनल हो जाएगा तो आपका कितना कितना रेवेन्यू होने वाला है साल के साल और क्या क्या कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी उसका आपको डेटा दे रखा है, ओके। रीड करना। यूनिट्स टू बी सोल्ड कितना है, 3 लाख स्क्वायर मीटर पर एनम। सेल प्राइस ऑफ ईच स्क्वायर मीटर कितना है, 1000 रुपीज। रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना दिया है, ₹200 पर स्क्वायर मीटर। लेबर कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज पर आवर। लेबर आवर्स पर स्क्वायर मीटर कितना है, 3 आवर्स। कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना है, ₹75 पर मशीन आवर। एंड मशीन आवर्स पर स्क्वायर मीटर कितना है, 2 आवर्स। और क्या दिया, सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना दिया, ₹250 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। आगे, बीइंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री द फर्म विल हैव टू गिव अ लॉन्गर क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स टू इट्स कस्टमर्स। क्रेडिट सेल्स जब करेगी तो कितना टाइम पीरियड देना पड़ेगा उसको, अपने कस्टमर्स को 3 महीने का टाइम पीरियड देना पड़ेगा। इट विल मेंटेन अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन। ये सब डेटा काम का है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करते जा रहे। क्रेडिट पीरियड 3 महीने का, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है कितना मेंटेन करके चलना है, 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। और ये तो पूरा काम का था ही, ठीक है, ये तो डेटा पूरा काम का वैसे ही है, ओके। आगे देखो, बेस्ड ऑन नेगोशिएशन विद द क्रेडिटर्स द पेमेंट पीरियड हैज बीन अग्रीड टू बी 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल वगैरह हम खरीदते हैं, ठीक है, वो जो हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं रॉ मटेरियल, उसके लिए क्या हो रहा है, जो टाइम पीरियड अलाउ कर रहे हैं सप्लायर्स हमारे, कितना 1 महीने का है, ओके। इसको भी देखो अंडरलाइन कर ले रहे। क्रेडिटर्स का जो पेमेंट पीरियड है वो कितना है, 1 महीने का है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। द एंटिटी विल होल्ड फिनिश गुड्स इक्वल टू 2 मंथ्स ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन करो, ठीक है। इसके बाद ऑल अदर एक्सपेंसेस आर टू बी पेड 1 मंथ इन अरियर्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैश एंड बैंक बैलेंस टू द ट्यून ऑफ ₹25 लाख इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला जो आपका चैप्टर होता है, ठीक है, उसका क्वेश्चन लग रहा है, ओके। अभी तक तो जितना रीड किया उसी का ये क्वेश्चन लग रहा है। वो आपको देखना क्या करेगा, पूछ लेगा नेट करंट एसेट्स बताओ, ठीक है। और नेट करंट एसेट्स आप कैसे निकालोगे, करंट एसेट्स जो है उसमें से करंट लायबिलिटीज लेस कर दोगे तो नेट करंट एसेट्स आपका निकल के आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर करंट एसेट्स में क्या क्या चीज आएगी, आपका जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो आएगा करंट एसेट में, फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो आएगा करंट एसेट में, और क्या चीज आएगी, हाँ, ये 2 चीज तो आने वाली, और जो आपके डेटर्स है, ठीक है, वो आएंगे आपके करंट एसेट्स में। करंट लायबिलिटीज में क्या चीज आएगी आपकी, कि सप्लायर को जो क्रेडिटर्स जो आपके, ठीक, क्रेडिटर्स जो है सप्लायर जो है उनको जो पैसा देने का बाकी वो आपका करंट लायबिलिटीज में आएगा, और जो अदर एक्सपेंसेस का जो आपका पैसा देने का बाकी वो करंट लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। तो आप करंट एसेट्स निकाल लोगे, करंट लायबिलिटीज निकाल लोगे। करंट एसेट्स में से एक और चीज आएगी, कैश एंड बैंक बैलेंस 25 लाख रुपए का, वो आपको करंट एसेट्स में लेना पड़ेगा। तो करंट एसेट्स में जब आप करंट लायबिलिटीज लेस कर दोगे तो क्या होगा, आपका वर्किंग कैपिटल जो निकल के आ जाएगा, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी पूछ सकता है, बट उसने देखो यहाँ पर क्या करा, केस स्टडी बना के पूछ लिया, यही पूछा होगा आगे, ठीक है। मेरे को पता नहीं क्वेश्चन क्या है, बट देखना यही पूछा रहेगा। आगे रीड करो।
द एंटिटी इज ऑल्सो कंसिडरिंग रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ईदर ऑफ द टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है, रिड्यूसिंग द क्रेडिट पीरियड टू कस्टमर्स बाय मंथ विच विल लीड टू रिडक्शन इन सेल्स बाय 5%। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि कस्टमर्स को हम जो क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हो, पहले कितना है 3 महीने का था, उसको अगर हम क्या कर रहे हैं 1 महीने से कम कर देते, मतलब हम क्या कर रहे हैं उसमें जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हम उधार में माल बेचते हैं उनको हम कितना टाइम पीरियड अलाउ कर रहे हैं, 2 महीने का टाइम पीरियड अलाउ कर रहे हैं। उससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, बट उससे एक चीज का क्या नुकसान हो रहा है कि हमारी जो सेल्स है वो क्या होगी 5% से घट जाएगी। ओके, ये पहला ऑप्शन दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, एंगेजिंग विद अ फैक्टर फॉर मैनेजिंग द रिसीवेबल्स who will charge a commission of 2% of invoice value and will also advance 65% of receivables at the rate of 12% per annum. This will lead to savings in administration and bad debts cost to the extent of rupees 12 lakh and rupees 16 lakh respectively. Okay. एंड दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम हमारे रिसीवेबल्स क्या करें, फैक्टरी फर्म को मैनेज करने को दे दें, जिससे क्या होगा हमें कुछ पैसा एडवांस में मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फैक्टरिंग फर्म है उसको कमीशन देना पड़ेगा, जो भी वो पैसा हमें एडवांस में दे रहे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और कुछ कॉस्ट हमारी बच भी जाएगी। ठीक है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट और कुछ हमारी बैड डेट लॉस की जो होता था पहले वो हमें बियर नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी हमारा कुछ पैसा उसमें भी बच जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी पूरा की पूरा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कमीशन जो है क्या है 2% ऑफ इनवॉइस वैल्यू है, एडवांस क्या हो रहा है 65% ऑफ रिसीवेबल्स दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, एंड सेविंग्स और एडमिनिस्ट्रेशन बैड डेट कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 20 lakhs and 16 lakhs रिस्पेक्टिव। ओके, आगे द एंटिटी इज ऑल्सो कंसिडरिंग फंडिंग अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय बैंक लोन। फॉर दिस पर्पस बैंक हैज स्टिपुलेटेड दैट इट विल ग्रांट 75% ऑफ नेट करंट असेट्स एज एडवांस अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल। The bank has quoted 16.5% rate of interest with the condition of opening a current account with it, which will require 10% of loan amount to be minimum average balance। ठीक है, यहां पर देखो और क्या चीज बोला है कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम बैंक से भी फाइनेंस ले सकते हैं, बैंक से भी लोन ले सकते हैं, और बैंक क्या करेगी जितना भी हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका 75% का क्या करेंगे हमें लोन दे देगी। ठीक है, ग्रांट 75% ऑफ नेट करंट असेट्स एट एडवांस अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करेगी कितना रहेगा 16.5% का रहेगा, बट एक कंडीशन भी साथ में लगा रही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे जो भी लोन अमाउंट है उसका 10% पैसा हमें वहां पर रख के रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि नेट नेट में हम क्या कर पाएंगे, अगर बैंक लेट सपोज हमें 100 रुपए का लोन दे रही है, 10 रुपए तो हमें क्या करना पड़ेगा उसी बैंक के करंट अकाउंट में हरदम जमा करके रखना पड़ेगा, तो क्या कर पाएंगे सिर्फ 90 रुपए ही इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें जो इंटरेस्ट का कॉस्ट लगेगा वो 16.5% का नहीं लगेगा, क्या करेंगे उससे ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर मैं पूरा 100 रुपए इस्तेमाल कर पाता था, बैंक जो मुझे 100 रुपए का लोन दे रही है, अगर मैं पूरा 100 रुपए का लोन इस्तेमाल कर पाता था तब मैं बोलता था कि मेरा जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है ठीक है वो 16.5% के हिसाब से लगेगा। बट क्या हो रहा है, बैंक मुझे 100 रुपए का लोन दे रही है, फिर बोल रही है कि आप करंट अकाउंट भी ओपन करो हमारे इसमें, और उसमें क्या करो जितना भी हमने आपको लोन दिया है उसका 10% पैसा आपको उसमें मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, बैंक ने मुझे 100 रुपए का लोन दिया, उसमें 10 रुपए तो आपको क्या करना पड़ेगा करंट अकाउंट में हरदम रख के रखना ही पड़ेगा, तो इफेक्टिवली मैं सिर्फ 90 रुपए यूज में ले पा रहा हूँ, और 90 रुपए के लिए मुझे 16.5 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे पूरे 100 रुपए पे ना, तो क्या होगा मेरे को 16.5 रुपीज का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट मैं सिर्फ जो फंड इस्तेमाल कर पा रहा हूँ सिर्फ 90 रुपए का ही, तो मेरा जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस आएगा, ठीक है इंटरेस्ट का जो रेट आएगा मेरा, ठीक है इफेक्टिव वाला, कितना आएगा 16.5 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, 16.5 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, देखो ये 18.33%। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि आपको जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको क्या होगा, बैंक से फाइनेंस मिल जाएगा, और बैंक क्या करेंगे आपका जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका 70% का लोन आपको एडवांस कर देगी, बट एक कंडीशन लगा रही है कि आपको करंट अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा उस बैंक में, और उसमें आपको जो भी बैंक लोन दे रही है उसका 10% पैसा उसमें आपको मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा हर बार। ठीक है, तो आप ऐसा सोचो आपने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया, ठीक है, बट आपके पूरा 100 रुपए का लोन इस्तेमाल कर पा रहे हो क्या, नहीं, आपको 10 रुपए तो करंट अकाउंट में रख के रखना ही पड़ रहा है, तो आप इफेक्टिवली सिर्फ 90 रुपए इस्तेमाल कर पा रहे हो, और आपको जो पूरा मिला के इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो तो 100 रुपए पे देना पड़ेगा, तो पूरा मिला के इंटरेस्ट कितना दोगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 16.5%, कितना दोगे आप 16.5 रुपए का इंटरेस्ट दोगे एक साल का, और ये 16.5 रुपए का जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो कितने रुपए पे दे रहे हो, 90 रुपए के ऊपर दे रहे हो। आप ऐसा मानो कि आपने सिर्फ 90 रुपए का ही लोन लिया है, तो आप इफेक्टिवली 90 रुपए का ही फंड इस्तेमाल कर पा रहे थे, तो आपको जो इफेक्टिव इंटरेस्ट का कॉस्ट लग रहा है, ठीक है परसेंटेज टर्म्स में वो कितना आ रहा है 18.33% का आ रहा है। ठीक है, चलो You being an finance manager has been asked the following questions। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, The anticipated profit before tax per annum after the plant is operational is। ठीक है, सिंपल है ये चीज। ठीक है, कैसे करोगे, देखो एक बार प्लांट ऑपरेशनल हो जाता है तो क्या बोला है कि हम 3 लाख स्क्वायर मीटर जो है पर एनम बेच पाएंगे, एंड सेल प्राइस ऑफ इच स्क्वायर मीटर कितना रहेगा 1000 रहेगा। ठीक है, तो टोटल सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो कितना हो जाएगा 3000 लैक्स, ये 3000 लैक्स। ओके, अब ये जो 3 लाख स्क्वायर मीटर्स हम बेच रहे हैं, ठीक है, हम ये जो 3 लाख स्क्वायर मीटर्स बेचेंगे उसके लिए हमें पूरा मिला के क्या क्या कॉस्ट इनकर्ड होगा वो भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या होगा देखो, लेबर कॉस्ट क्या, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या बोला है ₹200 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर 200 रुपए का कॉस्ट लगता है रॉ मटेरियल का, तो 3 लाख स्क्वायर मीटर के लिए कितना कॉस्ट हो जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 200, तो कितना हो जाएगा 600 लैक्स। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का 600 लैक्स देखो कम कर दे रहे हैं, सब फिगर्स यहाँ पर मैं लैक्स में लिख रहा हूँ। ओके, ये हमारा टोटल सेल्स वैल्यू आया था, उसमें से मैंने क्या कर रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो था 600 लाख वो मैंने कम कर दिया। बाद में देखना लेबर का कॉस्ट कितना आएगा
50 रुपीज पर आवर दिया है। और क्या बोला है कि पर स्क्वायर मीटर लेबर आवर्स कितने लगते हैं, 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है। पर स्क्वायर मीटर कितने लेबर आवर्स लगते हैं, 3 लेबर आवर्स लगते हैं, ठीक है। और पर आवर लेबर का कॉस्ट कितना है, 50 है, तो पर स्क्वायर मीटर लेबर कॉस्ट कितना हो गया, 50 मल्टीप्लाइड बाय 3, 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कितना, 150 हो गया, ठीक है। पर स्क्वायर मीटर लेबर कॉस्ट कितना हो गया, 150 हो गया, 50 मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके। तो 3 लाख स्क्वायर मीटर जो हम बेच रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमारा पूरा लेबर कॉस्ट कितना लग जाएगा, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 150 कितना होगा, 450 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम लेस कर देंगे। इसके बाद देखो कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना बोला है, ₹75 पर मशीन आवर। फिर और क्या बोला है, मशीन आवर्स पर स्क्वायर मीटर कितना है, 2 आवर्स, ठीक है। एक स्क्वायर मीटर के लिए कितने मशीन आवर्स लगते हैं, 2 आवर्स लगते हैं। और मशीन आवर का जो रेट है पर आवर का वो कितना, 75 रुपीज। तो अगर मैं आपको ये पूछता हूँ कि पर स्क्वायर मीटर मशीन आवर का क्या कॉस्ट रहेगा, तो कितना आएगा, 75 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कितना, 150, ठीक है। ये देखो 75 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे तो कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है। क्लियर। मशीन का जो कॉस्ट आ रहा है एक स्क्वायर मीटर के पीछे का वो कितना आ रहा है, 150 रुपए आ रहा है। और हमने कितने स्क्वायर मीटर्स बेचे, 3 लाख स्क्वायर मीटर, तो 3 लाख स्क्वायर मीटर्स के पूरा मिला के मशीन का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 150 यानी कितना, 450, ठीक है। तो एक और 450 यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का कॉस्ट आ गया, ओके। इसके बाद सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है, ₹250 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो एक स्क्वायर मीटर के ऊपर 250 रुपए, तो 3 लाख स्क्वायर मीटर के ऊपर कितना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 250 यानी कितना, 750, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखना कि सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो आपको दिया है ₹250 पर स्क्वायर मीटर, ये सिर्फ क्या होगा, जो आप माल बेचोगे उसी के ऊपर ये वाला कॉस्ट इनकर्ड होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये वाली जो कॉस्ट है सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की, ये वाली कॉस्ट सिर्फ किसके ऊपर इनकर्ड होगी, जो माल आप बेच पा रहे हो उसी के ऊपर इनकर्ड होगा, ठीक है। आपने लेट सपोज करो कुछ माल बना के रख लिया बट वो अभी तक आपका बिका नहीं है, तो उसके ऊपर ये वाली कॉस्ट इनकर्ड होने वाली है क्या, नहीं, ठीक है, ओके। बस यही तो सब कॉस्ट थी, ये पूरे मिला के आपकी कॉस्ट हो गई, ठीक है। ये आपका टोटल सेल्स वैल्यू था, फटाफट से कर लो, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो 3000 माइनस 600 माइनस 450 माइनस 450 माइनस 750 कितना हो गया, 750 आ रहा है, ठीक है। 750 लैक्स आ रहा है, ठीक है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई, ठीक है। या फिर देखो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, एक स्क्वायर मीटर आप कितने बेच रहे हो, 1000 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है। एंड पर स्क्वायर मीटर आपको जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट लग रहा है कितना, 200 रुपए, तो 1000 में से क्या करो, 200 कम कर दो, कितना हो गया, 800। लेबर का जो कॉस्ट लग रहा है पर स्क्वायर मीटर कितना है, 150, तो वो और कम कर दो, ठीक है। तो 1000 माइनस 200 माइनस 150, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का भी पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है, 150, वो भी आप कम कर दो। और सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का जो कॉस्ट है 250 पर स्क्वायर मीटर, वो भी आप कम कर दो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, पर स्क्वायर मीटर कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकाल ले रहे हो, ठीक है। तो 1000 में से क्या हुआ, 200 स्क्वायर मीटर का गया, रॉ मटेरियल का जो था 200 वो गया, ठीक है। आप एक स्क्वायर मीटर कितने बेचोगे, 1000 रुपए में, फिर उसमें से आप 200 कम क्यों करोगे, रॉ मटेरियल का आपको कॉस्ट लग जाएगा एक स्क्वायर मीटर का 200 रुपए, ठीक है। तो 200 कम कर दिया, फिर 150 लेबर का कम कर दोगे, फिर 150 ये जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का कम कर दोगे, और ये जो 250 है ये आप किसका कम कर दोगे, सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का। एक स्क्वायर मीटर के पीछे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 250 रुपए का हो रहा है। और ऐसा पूरे कितने स्क्वायर मीटर बेच रहे हो, 3 लाख स्क्वायर मीटर, तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 250 करने में भी क्या होगा, 750 ही आएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट तो सिंपल था। सेकंड देखना, रीड करो, एस्टिमेटेड करंट असेट्स रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। क्लियरली बोल दिया, डेटर्स कैलकुलेटेड एट कॉस्ट, ठीक है, डेटर्स कैलकुलेटेड एट कॉस्ट। तो कैसे निकालोगे, करंट असेट्स निकालना है अभी सिर्फ, ठीक है। करंट असेट्स, एस्टिमेटेड करंट असेट्स रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो क्या क्या चीज आएगी, पहली बात तो रॉ मटेरियल का स्टॉक आएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल का स्टॉक आएगा और वो कितना है, 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन है, ठीक है। 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन है, ठीक है। तो एनुअल कंजम्पशन जो है कितना होगा रॉ मटेरियल्स का, वो हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना होगा पहले हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि हम पूरा मिला के कितना फिनिश गुड्स बना रहे हैं, ठीक है। हमारा जो फिनिश गुड्स है हम पूरा मिला के कितना बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखो एक लाइन और क्या दी थी, एंटिटी विल होल्ड फिनिश गुड्स इक्वल टू 2 months ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, ठीक है। एंटिटी विल होल्ड फिनिश गुड्स इक्वल टू 2 months ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला है, आप पूरे मिला के कितने यूनिट्स बेचोगे, 3 लाख स्क्वायर मीटर बेचोगे, ठीक है। साल भर में आप पूरे मिला के कितने यूनिट्स बेचोगे, 3 लाख स्क्वायर मीटर बेचोगे। एंड आपको फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक होल्ड करके रखना है, 2 महीने का, ठीक है। तो 3 लाख तो क्या है, साल भर का है, 3 लाख तो क्या है, साल भर का है, ठीक है। तो 2 महीने का कितना, 2 महीने का कितना, तो 3 लाख डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ रहा है, देखो 3 लाख डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो रहा है, 50,000 आ रहा है, ओके। बात समझ में आ गई। तो फिनिश गुड्स का आपको कितना स्टॉक मेंटेन करके चलना है, 50,000 स्क्वायर मीटर का फिनिश गुड का स्टॉक आपको मेंटेन करके चलना है। तो आपको पूरा मिला के कितना फिनिश गुड्स बनाना पड़ेगा, 3 लाख स्क्वायर मीटर जो आपको बेचना है वो, और 50,000 का जो आपको स्टॉक मेंटेन करके चलना है वो। तो पूरा मिला के आपको 3 लाख प्लस 50,000 यानी 3,50,000 स्क्वायर मीटर जो है फिनिश गुड्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। पूरा मिला के आपको 3,50,000 जो है स्क्वायर मीटर जो है फिनिश गुड्स बनाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया 3,50,000 कैसे आ रहा है, ठीक है। एंड एक स्क्वायर मीटर फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट आपको लगता है कितना है, 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए। तो यहां पर देखो क्या आ गया आपका,
3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 200, ठीक है। आप जो रॉ मटेरियल कंज्यूम करोगे पूरे साल भर में, उसमें आपका कितना पैसा लग जा रहा है वो हमने निकाल लिया। तो 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 200, ठीक है। कितना आ गया ये? 700 लैक्स आ रहा है, ये 700 लैक्स आ रहा है, ओके। अब वो क्या बोल रहा है देखो कि रॉ मटेरियल का स्टॉक आपको कितना मेंटेन करना है? मेंटेन अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन। तो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है, ठीक है, ये कितना रहेगा? 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन। तो 15% ऑफ 700 लैक्स निकाल लो। तो 700 लैक्स का 15% कितना हो गया? 105 लैक्स, ठीक है। तो ये करंट एसेट्स में आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल का स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओके। और क्या चीज आएगी? कैश एंड बैंक बैलेंस तो आएगा 25 लैक्स का, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस तो आएगा 25 लैक्स का करंट एसेट्स में। और क्या चीज आने वाला है देखते जाओ, ठीक है। डेटर्स भी आएंगे, डेटर्स भी आएंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन में उसने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है डेटर्स आपको क्या करना है? कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है। डेटर्स आपको क्या करना है? कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां पर देखो कलेक्शन पीरियड कितना दिया है डेटर्स का? 3 मंथ्स है, ठीक है। डेटर्स के पास से आपको जो है पैसा कब आएगा? 3 महीने के बाद आएगा, ओके। यहां पर आपको डेटर्स का क्या करना है? वैल्यूएशन कॉस्ट पे करना है, ठीक है। तो आप ये देखो कि 1 स्क्वायर मीटर बनाने में, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर बनाने में आपको पूरा मिला के जो है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर बना के बेचने में, 1 स्क्वायर मीटर जो आपने बनाया और उसको बेचने में, ठीक है, आपको पूरा मिला के कितना कॉस्ट लगता है? तो हमने निकाला भी था, आपको ध्यान में आ रहा होगा। 200 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 250, ठीक है। 1 स्क्वायर मीटर जो है बना के बेचने में आपको पूरा मिला के कितना कॉस्ट लगता है वो आप निकाल लो। कितना रहेगा? 200 रॉ मटेरियल का, 150 लेबर का, 150 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का, और 250 जो है किसका रहेगा? आपका सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का। तो पूरा मिला के कितना हो रहा है देखो? 200 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 250 कितना हो गया? 750, ठीक है। तो अगर मुझे डेटास का वैल्यूएशन कॉस्ट पे करना है तो कितना रहेगा? 3 लाख स्क्वायर मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 750, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 लाख से तो कितना आ रहा है? 2250 लाख आ रहा है, ठीक है। डेटर्स का वैल्यूएशन जो है कॉस्ट पे कितना आ रहा है? 2250 लाख आ रहा है, ठीक है। बट ये तो पूरे साल भर के डेटर्स का आए ना आपके कॉस्ट पे, ठीक है। आपने जो डेटर्स का वैल्यूएशन किया है कॉस्ट पे 2250 लाख का, ये तो पूरे साल भर का है, ठीक है। हमें तो क्या है, डेटर्स को हम कितना टाइम पीरियड दे रहे हैं? 3 मंथ्स का। तो मुझे 3 महीने के डेटर्स चाहिए, मुझे 3 महीने के डेटर्स चाहिए, ठीक है। 3 महीने के डेटर्स हम कैसे निकालेंगे? देखो साल भर के जो डेटर्स आए थे उसको डिवाइड कर दो 12 से और उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्या होगा? 3 महीने के डेटर्स आपके निकल के आ जाएंगे। ये तो डेटर्स एट कॉस्ट आप निकाल रहे हो, ओके। यहां पर पहले हमने साल भर के डेटर्स निकाला, कैसे? 1 स्क्वायर मीटर बना के बेचने में जो हमें कॉस्ट लगता है वो कितना? 750 रुपए, ओके। और ऐसे हम पूरे मिला के 3 लाख स्क्वायर मीटर्स जो है बेच रहे हैं। ये पूरा मिला के हमारे डेटर्स आ गए साल भर के, ठीक है। डेटर्स एट कॉस्ट जो है साल भर का कितना आ गया? 750 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, ठीक है। अब मुझे 3 महीने का चाहिए, इसको मैं डिवाइड करूंगा 12 से और मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, कितना आ रहा है देख लो? 562.5 लाख आ रहा है, ठीक है। 562.5 लाख आ रहा है, समझ में आ गया है क्या? ओके। और कुछ आएगा क्या? चेक करो करंट एसेट्स में और कुछ आएगा क्या, ठीक है। रॉ मटेरियल का स्टॉक आ गया, कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया, डेटा सेट कॉस्ट आ गया, और फिनिश गुड्स का स्टॉक भी आएगा, ठीक है। फिनिश गुड्स का स्टॉक भी आएगा, ठीक है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखना फिनिश गुड्स का जब आप वैल्यूएशन करोगे तो कॉस्ट पे करोगे, ठीक है। और फिनिश गुड्स आपने सिर्फ बना के रखे हैं, उसको अभी तक आपने बेचा नहीं है, ठीक है। तो आपकी कौन कौन सी कॉस्ट इनकर्ड हुई होगी? रॉ मटेरियल की, लेबर की और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की, ठीक है। सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वाली कॉस्ट अभी तक आपकी इनकर्ड नहीं हुई है, ठीक है। तो ये चीज का आपको ख्याल रखना है जब आप स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालोगे, ठीक है। तो वहां पर आपको कौन कौन सी कॉस्ट लेनी पड़ेगी? आपको वहां पर रॉ मटेरियल वाली कॉस्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट लेनी पड़ेगी आपको वहां पर, देन लेबर की कॉस्ट लेनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट लेनी पड़ेगी। सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वाली ये वाली कॉस्ट आपको लेना नहीं है, ओके, ठीक है। हमने ऑलरेडी निकाला था कि हमारा जो फिनिश गुड्स का स्टॉक रहेगा, ठीक है, वो कितने स्क्वायर मीटर्स का रहेगा? 50,000 स्क्वायर मीटर्स का रहेगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया था कि जितना भी हम फिनिश गुड्स पूरा साल भर में बेच रहे हैं उसका 2 महीने का हमें स्टॉक मेंटेन करके चलना है। तो क्या हो रहा है? 50,000 स्क्वायर मीटर्स का फिनिश गुड्स का स्टॉक हमारे पास रहेगा, ठीक है। और इसका वैल्यूएशन आप क्या करोगे? कॉस्ट पे करोगे। फिनिश गुड्स स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो इसका वैल्यूएशन आप क्या करोगे? कॉस्ट पे करोगे। और यहां पर आपका पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितना आएगा? पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितना आएगा? रॉ मटेरियल का 200, लेबर का 150 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का 150, ठीक है। यहाँ पर आपको सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का 250 लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट कितना आ गया? 200 प्लस 150 प्लस 150 यानी कितना आ गया? 500 ही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये 500 को आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो 50,000 से। 500 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 कितना आ रहा है? आपका 250 लाख आ जा रहा है। बात समझ में आ गई? ओके। तो जो फिनिश गुड्स आपके बन के तैयार हो गए हैं उसके ऊपर आपको 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर कितना कॉस्ट लगा है? 500 रुपए का कॉस्ट लगा है, ठीक है। जो फिनिश गुड्स आपके बन के तैयार है,
ठीक है, अभी तक बस बिके नहीं है वो, बट बन के तैयार है, ठीक है। उनके ऊपर आपका जो एक स्क्वायर मीटर के ऊपर कॉस्ट लगा कितना 500 रुपए का, और ये 500 कैसे है, रॉ मटेरियल का प्लस लेबर का और प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का कितना है 500 आगे, ठीक है। और फिनिश गुड्स का आप कितना स्टॉक मेंटेन करके चल रहे हो, 50,000 स्क्वायर मीटर का स्टॉक आप मेंटेन करके चल रहे हो, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, तो आपका स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है इसका वैल्यूएशन आ जाएगा, कितना आ रहा है 250 लैक्स आ रहा है, 250 लैक्स आ रहा है। और कुछ आएगा क्या करंट एसेट्स में, देख लो, और तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ऐड कर लेना फटाफट से, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो आएगा 105 लैक्स, कैश एंड बैंक बैलेंस 25 लैक्स, डेटर्स एट कॉस्ट 562.5 लैक्स एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 250 लैक्स। करो फास्ट ऐड, 105 प्लस 25 प्लस 562.5 प्लस 250, ये आ रहा है 942.5 लैक्स, ठीक है। यहां पर जो आपके करंट एसेट्स है वो कितने आ रहे हैं, 942.5 लैक्स आ रहे हैं। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 942,50,000, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखना, द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन इज, ठीक है। अब उसने क्या पूछा आपको, देखो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछा है, तो आप क्या करोगे, जो आपने करंट एसेट्स निकाले उसमें से आप करंट लाइबिलिटीज लेस कर दो, तो क्या होगा, आपका नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। करंट एसेट्स तो आपके ऑलरेडी आ गए, सिर्फ आपको क्या करना है, करंट लाइबिलिटीज निकालना है। और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीज आएगी, आप ही बताओ, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीज आएगी, क्रेडिटर्स आएंगे, और क्या चीज आने वाला है, अदर एक्सपेंसेस जो आपके आउटस्टैंडिंग है वो आने वाले हैं, ओके। तो क्रेडिटर्स जो है उससे हमें कितना टाइम पीरियड मिल रहा है, ठीक है, जो कि हमारे सप्लायर्स जिनके पास हम रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं उनसे हमें जो पूरा मिला के कितना टाइम पीरियड मिल रहा है, ठीक है, 1 महीने की मोहलत मिल रही है, ओके। तो यहाँ पर देखो क्रेडिटर्स कितने के आ जाएंगे, क्रेडिटर्स कितने के आ जाएंगे वो मैं देखो फटाफट से आपको निकाल के बता दे रहा हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा मिला के हम कितना रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं पूरे साल भर में वो हमें निकालना है पहले तो, ठीक है। साल भर में हम पूरा मिला के कितना रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, हम साल भर में पूरा मिला के कितना रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ठीक है, वो आप कैसे निकालोगे, वो आप कैसे निकालोगे, देखो इधर से आएगा, ठीक है, इधर से आएगा। आप जो रॉ मटेरियल कंज्यूम कर ले रहे हो, ठीक है, वो, और जो रॉ मटेरियल का आप स्टॉक मेंटेन करके चल रहे हो वो, ठीक है, इन दोनों का एडिशन, तो 700 लैक्स प्लस 105 लैक्स, बात समझ में आ रही, ठीक है। हम साल भर में हमारे जो क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स, उनके पास हम पूरा मिला के रॉ मटेरियल कितने का खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हमने पूरा मिला के कितने का रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया साल भर में वो चीज आएगी, और जितने का हम रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करके वो आएगा, तो इन दोनों का एडिशन हमें करना पड़ेगा। तो 700 लैक्स प्लस 105 लैक्स यानी कितना हो जाएगा 805 लैक्स, ठीक है। ये तो हमारे पूरे साल भर के क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, ये तो हमारे पूरे साल भर के क्रेडिटर्स हो गए। 805 लैक्स क्या हो गया, हमारे पूरे साल भर के क्रेडिटर्स हो गए, ओके। एक महीने के क्रेडिटर्स कितने रहेंगे, तो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1, ओके। 805 लैक्स डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आ रहा है बताओ, तो ये आ रहा है आपका 67.083 लैक्स, ठीक है, 67.083 लैक्स, ओके। ये क्रेडिटर्स आ गए आपके। इसके अलावा और क्या था, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस जो आपके आउटस्टैंडिंग थे वो, अदर एक्सपेंसेस इन अरियर्स, वो भी निकाल लेते हैं। तो अदर एक्सपेंसेस जो है वो कौन कौन से है, लेबर है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, और क्या है, सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, ओके। तो आप यहां पर ध्यान से करना, लेबर का जो कॉस्ट है, ठीक है, लेबर का जो कॉस्ट है वो पूरा मिला के कितना रहेगा, लेबर का कॉस्ट जो है वो पूरा मिला के कितना रहेगा, 1 स्क्वायर मीटर पे 150 है, ठीक है। एंड पूरे मिला के हम फिनिश गुड्स जो है कितने बना रहे हैं, 3,50,000 स्क्वायर मीटर बना रहे हैं, ठीक है। 3 लाख स्क्वायर मीटर तो बेच दे रहे और 50,000 जो है स्क्वायर मीटर का फिनिश गुड्स का स्टॉक हम मेंटेन कर रहे हैं, तो पूरा मिला के कितना 3,50,000 है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 150, ठीक है। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए भी क्या होगा, 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 150, बट जो सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है उसके लिए क्या होगा, सिर्फ 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 250 होगा, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 250 होगा, ठीक है। क्योंकि सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो है ये सिर्फ किसके ऊपर लगेगा, आपका जो फिनिश गुड्स आप बेच पा रहे हो उसी के ऊपर ये वाला कॉस्ट लगेगा, बाकी के ऊपर नहीं लगने वाला, ठीक है। तो पूरे मिला के जो आपके अदर एक्सपेंसेस है वो कितने हो गए, देखो पूरे मिला के जो आपके अदर एक्सपेंसेस है वो कितने हो जाएंगे, देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 3.5 लाख स्क्वायर मीटर, ठीक है। जो लेबर है उसके ऊपर तो क्या, लेबर तो क्या होगा पूरा 3.5 लाख स्क्वायर मीटर के ऊपर लगेगा, तो 3.5 लाख स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाइड बाय 150। जो आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है वो भी क्या होगा पूरा 3.5 लाख स्क्वायर मीटर के ऊपर लगेगा, तो 3.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 150। बट जो आपका सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है वो क्या होगा, सिर्फ 3 लाख स्क्वायर मीटर के ऊपर ही लगेगा, तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 250, ठीक है। ये तो जो आपके अदर एक्सपेंसेस ये तो पूरे साल भर क्या है, ठीक है, ये तो पूरे साल भर क्या है, ठीक है। आपको तो 1 महीने के चाहिए, अदर एक्सपेंसेस जो आपके अरियर्स में वो 1 महीने के ही रहते हैं ना, रीड कर लेते एक बार, देखो ऑल अदर एक्सपेंसेस आर टू बी पेड 1 मंथ इन अरियर्स, ओके। तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है।
कर लो फटाफट से। तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 150 ये जो आया एम प्लस कर दो, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 150 जो है ये भी एम प्लस कर दो, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 250 प्लस मेमोरी रिकॉल, ये 1800 आ गया। ठीक है, 1800 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा? 150 लैक्स आ रहा है। ठीक है, 150 लैक्स आ रहा है। ओके, तो लाइबिलिटीज में दो चीज आ गई, क्रेडिटर्स आए आपके 67.083 लैक्स के, एंड अदर एक्सपेंसेस जो आपके अरियर्स में वो आए 150 लैक्स के। ठीक है, और कुछ आएगा क्या लाइबिलिटी में? और कुछ तो नहीं है। ठीक है, तो पूरे मिला के जो करंट लाइबिलिटीज है वो क्या कितनी आ गई? देखो पूरे मिला के जो करंट लाइबिलिटीज है वो कितनी आ गई? ऐड कर लो फटाफट से। 67.083 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 217.083 लैक्स। तो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कैसे फाइंड करोगे? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। कर लो, करंट एसेट्स कितने के थे? 942.5 लैक्स के, उसमें से लेस कर देना 217.083 लैक्स। ठीक है, 942.5 माइनस 217.083 कितना आ रहा है? 725.417 लैक्स आ रहा है। ठीक है, 725.417 लैक्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 725 लैक्स 41,667 हमारा क्या आ रहा था? और 725.417 लैक्स आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया यहाँ पर? करेक्ट आ जा रहा है। क्लियर? ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखना। द एनुअलाइज्ड परसेंटेज कॉस्ट ऑफ टू ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपिटल इज। ठीक है, तो यहां पर आपको दो ऑप्शंस दे रखे थे ना, ये वाले पैराग्राफ में दो ऑप्शंस आपको दे रखे थे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस करने के लिए। आपको दो ऑप्शंस दे रखे थे। एक ऑप्शन तो क्या था कि हम क्या करेंगे, जो भी हम माल उधार में बेच रहे थे हमारे कस्टमर्स को, उसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट पीरियड जो अलाउ कर रहे हैं वो क्या करेंगे, 1 महीने से कम कर देंगे, 3 महीने की जगह क्या करेंगे 2 महीने का कर देंगे। तो उस वजह से क्या होगा, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो कम हो जाएगी, बट साथ में क्या होगा, हमारी सेल्स भी 5% से रिड्यूस हो जाने वाली। ये था हमारा पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम क्या करेंगे, रिसीवेबल्स जो क्या करेंगे फैक्टरिंग फर्म को दे देंगे मैनेज करने के लिए। उससे भी क्या होगा, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम हो जाएगी। बट वहां पर भी क्या हो रहा था, कुछ कॉस्ट हमें एडिशनल इनकर करनी पड़ रही थी और कुछ कॉस्ट की हमारी सेविंग्स हो रही थी वैसा। ओके, तो यहां पर देखो मैं पहले ऑप्शन का आपको बता दे रहा हूं फटाफट से। पहले ऑप्शन के लिए आप कैसे करो, तो पहले वाले ऑप्शन में देखो कैसे आप निकालोगे एनुअल कॉस्ट, ध्यान से देखना। पहले वाले ऑप्शन में आप एनुअलाइज कॉस्ट जो कैसे निकालोगे। ठीक है, मैं यहां पर नीचे लिख के बता दे रहा हूं। तो जब हम पहला वाला ऑप्शन लगा देंगे काम पे, उस वजह से क्या होगा, हमारी सेल्स 5% से कम हो जाएंगी। हमारी सेल्स क्या होगी, 5% से कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी सेल्स पहले कितनी हो रही थी, 3 लाख स्क्वायर मीटर्स की हो रही थी। बट जैसे हम पहला वाला ऑप्शन लगा देंगे तो उससे क्या होगा, हमारी सेल्स 5% से कम हो जाएंगी। तो अब कितनी सेल्स होंगी बताओ, 3 लाख स्क्वायर मीटर्स में क्या करो, 5% कम कर दो, कितना होगा, 2.85 लाख स्क्वायर मीटर्स की जब सेल्स होगी। ठीक है, तो हमारा जो टोटल सेल्स वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 2.85 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2850 लाख आ जाएगा। ओके, जैसे ही हम पहला वाला ऑप्शन काम पे लगा देंगे तो हमारा जो टोटल सेल्स वैल्यू होगा कितना रहेगा, 2850 लाख रहेगा पूरे साल भर का। ठीक है, एंड पहला वाला ऑप्शन जैसे हम काम पे लगा दे रहे तो अब क्या हो रहा है कि जो हम क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को, क्या हो रहा है, 1 महीने से कम कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, पहले जो 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था क्या होगा, 2 महीने का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा डिटेल्स में जो पैसा ब्लॉक रहेगा वो कितना रहेगा, देखो 2850 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, कितना आ रहा है बताना, 2850 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ रहा है, 475 लाख आ रहा है। ठीक है, 475 लाख आ रहा है। क्लियर? पहले हम कितना सेल्स कर पा रहे थे, 3 लाख स्क्वायर मीटर का सेल्स कर पा रहे थे। तो हमारा पहले जो टोटल सेल्स वैल्यू था वो कितना था, जो हमारा पहले टोटल सेल्स वैल्यू था वो कितना था, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी कितना था, 3000 लाख का था। ठीक है, और पहले हम जो क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे थे हमारे कस्टमर्स को कितना था, 3 महीने का। तो वहां पर हमारा जो डेटा में पैसा ब्लॉक रहता था वो कितना था, 3000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये कितना आ रहा था, 3000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ रहा है, 750 लाख आ रहा है। ठीक है, 750 लाख आ रहा है यहाँ पर। बट एक चीज देखो, जो गलती हो जा रही है वो क्या हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, डेटर्स का जो वैल्यूएशन है कॉस्ट पे नहीं कर रहे। हमने डेटर्स का वैल्यूएशन क्या करना चाहिए था, कॉस्ट पे करना चाहिए था। ठीक है, आपको ध्यान में आ रहा होगा, क्वेश्चन में भी उसने क्लियरली बोला था कि डेटर्स जो है आप क्या करोगे, कॉस्ट पे निकालोगे, डेटर्स कैलकुलेटेड एट कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो डेटर्स है क्या करा, कॉस्ट पे ना निकालते क्या करा था मैंने, सेलिंग प्राइस पे निकाला। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 1000 मत लो, कितना लोगे, 750 लोगे। ठीक है, कितना लोगे, 750 लोगे। ओके, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर बना के बेचने में जो हमें कॉस्ट लग रही है कितनी, 750 रुपए की। तो 2.85 मल्टीप्लाइड बाय 750 करो। ठीक है, और बताओ कितना आ रहा है, 2.85 मल्टीप्लाइड बाय 750 ये आ रहा है 2137.5 लाख, 2137.5 लाख। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो डेटर्स में पैसा ब्लॉक रहेगा वो कितना रहेगा, 2137.5 लाख डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये कितना आ रहा है, 356.25 लाख आ रहा है। ठीक है, 356.25 लाख आ रहा है। एंड पहले हम 3 लाख स्क्वायर मीटर जो है बेच पा रहे थे, और 1 स्क्वायर मीटर बनाने की जो कॉस्ट थी वो पहले भी कितनी थी, 750 ही थी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 मल्टीप्लाइड बाय 750 करने पे आएगा आपका 2250। और यहां पर पहले आपका जो डेटर्स में पैसा ब्लॉक रहता था कितना रहता था, 2250 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये करने पे कितना आ रहा है, 562.5 लाख। ठीक है, 562.5 लाख।
ठीक है। तो जैसे आप ऑप्शन नंबर 1 को काम पे लगा दोगे, ठीक है, तो कितना पैसा जो है आपका वर्किंग कैपिटल में से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। पहले जो है आपका इतना पैसा ब्लॉक रहता था डेटर्स में, और जैसे आप ऑप्शन नंबर 1 को काम पे लगा दे रहे हो तो अब आपका सिर्फ इतना ही पैसा ब्लॉक रह रहा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कितने से कम हो जा रही है, देखो 562.5 माइनस 356.25 यानी कितना 206.25 लैक्स, ठीक है। जैसे आप ऑप्शन नंबर 1 को काम पे लगा दे रहे हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो थी आपकी क्या हो रही है, 206.25 लैक्स से क्या हो रही है, रिड्यूस हो जा रही है, ठीक है। 562.5 माइनस 356.25, ओके, ये कितना आ रहा है, 206.25 लैक्स आ रहा है। तो वर्किंग कैपिटल में से इतना अमाउंट आपका रिलीज तो हो गया, ठीक है, बट क्या कॉस्ट पे रिलीज हुआ, जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर 1 जो है काम पे लगाया उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी सेल्स जो है वो क्या हो गई, 5% से कम हो गई, ठीक है। आपकी सेल्स जो है 5% से कम हो गई। पहले जहां पे आप 3 लाख स्क्वायर मीटर जो बेच पाते थे, पहले आप जो 3 लाख स्क्वायर मीटर जो बेच पाते थे, अब आप क्या कर पा रहे हो, सिर्फ 2.85 लाख स्क्वायर मीटर ही बेच पा रहे हो, ठीक है। आपको और 1 स्क्वायर मीटर पे कितने का फायदा हो रहा था, आपको 1 स्क्वायर मीटर पे 250 रुपए का फायदा हो रहा था। आपको ध्यान में आ रहा होगा कि 1 स्क्वायर मीटर बना के बेचने में 750 रुपए लग रहे थे और उसको हम बेच रहे कितने में थे, 1000 में थे। तो 1 स्क्वायर मीटर बना के बेचने में 250 रुपए का फायदा हो रहा था, ठीक है। बट जैसे हम ऑप्शन नंबर 1 को काम पे लगा दे रहे हो तो सेल्स हमारी क्या हो रही है, 5% से कम हो जा रही है, ठीक है। तो अब हम 3 लाख स्क्वायर मीटर न बना के बेच पाएंगे, और कितना बेच पाएंगे, सिर्फ 2,85,000 स्क्वायर मीटर ही बना के बेच पाएंगे, ठीक है। 3 लाख माइनस 2,85,000 कर लो, ठीक है, कितना आ रहा है, 15,000, या फिर आप डायरेक्टली 3 लाख का 5% निकाल लो, कितना हो गया, 15,000, ठीक है। तो जैसे आप ऑप्शन नंबर 1 काम पे लगा दोगे तो आपका सेल्स क्या होगा, 15,000 स्क्वायर मीटर का आप सेल्स नहीं कर पाओगे, और ये 15,000 स्क्वायर मीटर का आप सेल्स नहीं कर पाओगे तो आपका प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 250, 1 स्क्वायर मीटर पे आपको 250 रुपए का फायदा हो रहा था, ठीक है। तो 15,000 स्क्वायर मीटर का जब आप सेल्स नहीं कर पाओगे तो उससे आपको कितने का प्रॉफिट कम होगा, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 250, जो कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 250, ये करने पे कितना आ रहा है, 37,50,000 आ रहा है, कितना आ रहा है, 37,50,000, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको, सेल्स लॉस्ट, ठीक है, सेल्स लॉस्ट। ऑप्शन नंबर 1 जो था उसकी वजह से कितना सेल्स हमारा, सेल्स ना बोलते प्रॉफिट लॉस बोल दे रहा हूं, ठीक है, कितना प्रॉफिट हमारा चले जा रहा है, ठीक है। 1 स्क्वायर मीटर पे हमें क्या हो रहा था, 250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, और अब हम जो है 15,000 स्क्वायर मीटर जो है नहीं बेच पा रहे, तो पूरा मिला के जो हमारा प्रॉफिट लॉस है कितना है, 250 मल्टीप्लाइड बाय 15,000, तो कितना आ रहा है, 37,50,000। अब 37.5 लैक्स बोल पाओगे इसे, ओके। तो आपका एनुअलाइज कॉस्ट जो है कैसे निकालोगे, देखना यहां पर, अब आप एनुअलाइज कॉस्ट जो है कैसे निकालोगे, 37.5, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट लॉस हुआ है, ठीक है, 37.5 लैक्स का वो डिवाइडेड बाय ये जो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आप रिलीज कर पा रहे हो ऑप्शन नंबर 1 एम्प्लॉय करने के बाद, ठीक है। तो 206.25 जो है ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो, 37.5 डिवाइडेड बाय 206.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये करने पे कितना आ रहा है आपका, 18.18% आ रहा है, ठीक है, 18.18%, ठीक है। एंड 18.18% जो है सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आ जाओगे, ओके। समझ में आ गया कि नहीं, हाँ या ना, फटाफट से बताओ, क्लियर हो गया ये चीज, ओके। तो पहले वाले ऑप्शन में जो आपका एनुअलाइज परसेंटेज कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, 18.18% का आ रहा है, ठीक है, 18.18% का आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ वहां पर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन काम पे लगाने की वजह से आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितने से कम हो जा रहा है वो आपने निकाल लिया, तो कितने से कम हो रहा है, 206.25 लाख से कम हो रहा है, ठीक है। एंड पहला वाला ऑप्शन काम पे लगाने की वजह से आपको कितने का नुकसान हो रहा है, ठीक है, आप कितना प्रॉफिट अर्न जो पहले कर पा रहे थे बट अब नहीं कर पाओगे, वो कितना है, 37.5 लाख का है, ठीक है। तो एनुअलाइज परसेंटेज कॉस्ट कैसे आ गया आपका, 37.5 डिवाइडेड बाय 206.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके, 18.18% ही आ रहा है। और 18.18% चूंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए को टिक कर पाओगे, आपको दूसरे वाले इसके निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसे देखना, व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बाय द बैंक एंड एनुअलाइज परसेंटेज कॉस्ट ऑफ द सेम, ओके। तो आप कैसे करोगे इसे, देखो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो है वो आप कैसे निकालोगे, तो आखिरी वाला पैराग्राफ रीड करो, ठीक है। आखिरी वाले पैराग्राफ में क्या लिखा था कि कंपनी को जितना भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका 75% क्या होगा, बैंक जो है क्या करेंगी, लोन के तौर पे दे देगी, ठीक है। ग्रांट 75% ऑफ दी नेट करंट एसेट्स एज एडवांस अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी निकाल रखा है थर्ड वाले पार्ट में, वो कितना है हमारा 725,41,667, इसका 75% कर लो, वो आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस रहेगा। तो 725,41,667 मल्टीप्लाइड बाय 75% कितना आ रहा है वो, 544,06,250 रुपीज, ठीक है, 544,06,250 रुपीज एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी टिक करके आ जाओ, ठीक है। और साथ में उसने क्या पूछा था, एनुअलाइज परसेंटेज कॉस्ट भी निकाल के बताओ, तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी निकाल के बता दिया था। एनुअलाइज परसेंटेज कॉस्ट आपको उसके में 16.5% ही रहेगा, कितना रहेगा, 18.33% रहेगा,
चेक कर लो, वही रहेगा 18.33%। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करके आ जाओगे। ओके, एंड यहां पर फोर्थ वाले पार्ट में मैंने आपको सेकंड वाले ऑप्शन से एनुअलाइज परसेंटेज कॉस्ट कितना रहेगा बताया नहीं था, ठीक है, बट वो आप इजीली निकाल लोगे और उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पूरी एक केस स्टडी सॉल्व करी थी, फैक्टरिंग वाली हमने ऑलरेडी पूरी एक केस स्टडी सॉल्व करी थी, ठीक है, इसके लिए वो आप खुद से भी निकालोगे तो आपको वो एक्जैक्टली 16.92% ही आएगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। यहां पर उसने दोनों ऑप्शन से पूछा था ना, एनुअलाइज परसेंटेज कॉस्ट, फोर्थ वाले इसमें एनुअलाइज परसेंटेज कॉस्ट ऑफ 2 ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपिटल। तो पहले वाले ऑप्शन से तो मैंने आपको निकाल के बताया कितना आ रहा है, 18.18% आ रहा है। दूसरे वाले ऑप्शन से आप खुद निकालना, ठीक है, वो कितना आएगा आपको 16.92% ही आएगा। और दूसरे वाले ऑप्शन से कैसे आप निकालोगे वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, उसके ऊपर ही हमने क्या करा था, मॉक टेस्ट पेपर 1 की जो पूरी केस स्टडी सॉल्व करी थी, ठीक है, कि जब हम हमारे रिसीवेबल्स को क्या कर रहे हैं, क्या फैक्टरिंग फर्म को दे दे रहे हैं मैनेज करने के लिए, जो भी हमारे रिसीवेबल्स उसको हम खुद मैनेज ना करते, क्या कर रहे हैं, फैक्टरिंग फर्म को दे दे रहे हैं, तो उस वजह से हमारा नेट में कितना एनुअल कॉस्ट आएगा वो आप निकाल लो, ठीक है, और उससे फिर आप क्या करो, एनुअलाइज परसेंटेज कॉस्ट निकाल लेना, ठीक है। जब आप फैक्टरिंग फर्म की जो सर्विसेज है जब उसको आप अवेल कर रहे हो, मतलब अपने रिसीवर्स आप क्या करो, फैक्टरिंग फर्म को दे दे रहे हो मैनेज करने के लिए, तो उसके इसमें आपका नेट में एनुअल कॉस्ट कितना आएगा आप निकाल लेना, और उसके बाद उसको क्या करना, आपने एनुअलाइज परसेंटेज कॉस्ट निकाल लेना वैसे। ओके, क्लियर, तो आपका एक्जैक्टली देखना 16.92% ही निकल के आएगा। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है, बस इतना ही था यहाँ पर एमसीक्यूज आरटीपी में। ये बहुत ही बढ़िया वाली केस स्टडी थी, ठीक है, जरूर से आप ये सब केस स्टडी करके जाना, ठीक है, इसी टाइप की केस स्टडी एक्सपेक्टेड रहेगी। और जहां तक लग रहा है जो केस सिनेरियो आपको एग्जाम में पूछेगा वो जो है कौन से चैप्टर से मिक्स होकर आएगा, देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूछ सकता है, लेवरेज का पूछ सकता है, ठीक है, और एक तीसरा जो चीज है वो है आपका 4 चैप्टर्स देता हूं, ठीक है, 4 चैप्टर्स दे रहा हूं, उनके ऊपर बेस्ड केस सिनेरियोज आ सकते हैं, इनको एकदम अच्छे से करके जाना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज, ठीक है, इसके अलावा एक है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और एक है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस मुझे ऐसा लग रहा है रेशियो एनालिसिस की केस स्टडी आएगी, ठीक है, देखिए ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के ऊपर बेस्ड केस स्टडी उन्होंने आरटीपी और एमटीपी में पूछ लिया है। लेवरेज के ऊपर आने की चांसेस थोड़ी सी कम लग रही, रेशियो एनालिसिस के ऊपर पूछे जाने की चांसेस ज्यादा है। ओके, उसको एकदम अच्छे से करके जाना, ठीक है, हर एक फॉर्मूला पूरा आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा।